हाय फ्रेंड्स, कैपिटल हेड के डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए हमने आज तक जो डिस्कस किया उसका एक ब्रीफ समरी देखी जाए तो इट इज़ फ्रेंड्स, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, शुरू किया था हमारा डिस्कशन फ्रॉम चार्जिंग सेक्शन। याद करो, प्रॉफिट और गेन मस्ट अराइज एज a result of transfer of capital asset which is taxable under head capital gain in the year in which transfers takes place। क्लियर? तो बहुत दो इंपॉर्टेंट वर्ड ने वहां से बर्थ लिया था। फर्स्ट वॉज कैपिटल एसेट, सेकंड वॉज व्हाट, उसका ट्रांसफर। एंड टैक्सेबिलिटी का ईयर कौन सा होगा? जनरली टैक्सेबिलिटी का ईयर होगा ईयर ऑफ ट्रांसफर एंड नॉट द ईयर इन विच आई एम रिसीविंग द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन। हाँ, बहुत सारे प्रोविजन में ऐसा भी हमने को देखने को मिलेगा और देखा था हमने कि ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कंपेंसेशन इज ईयर इन विच कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स फंड्स। बट दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स ने इस चार्जिंग सेक्शन से बर्थ लिया। फर्स्ट इज कैपिटल एसेट, सेकंड इज व्हाट, ट्रांसफर। तो हम डिस्कस कर रहे थे मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। चलो, व्हाट इज कैपिटल एसेट आज बोलने का ट्राई करो। चलो, आप कैपिटल एसेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वाज इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्स्ड और सर्कुलेटिंग। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इज व्हाट फ्रेंड्स, कैपिटल एसेट। एंड सेकंड पार्ट उस डेफिनेशन का था एफआईआई को भी सिक्योरिटी हेल्ड करेंगे वो उनके लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कैपिटल एसेट। बोलो क्लियर? तो ये दो टाइप की डेफिनेशन थी, मतलब ये दो पार्ट से हमारी डेफिनेशन में फ्रेंड्स। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड के कुछ एक्सेप्शन से, फर्स्ट एक्सेप्शन वो स्टॉक इन ट्रेड, ज्वेलरी बेचे तो वो उसके लिए स्टॉक हुआ विच इज एक्सेप्शन टू कैपिटल एसेट। मतलब वो जब ज्वेलरी बेचेगा, जब ज्वेलरी बेचेगा तो हेड कौन सा अट्रैक्ट होगा? हेड होगा पीजीबीपी एंड नॉट दी हेड कैपिटल गेन। नंबर टू, सपोज बिल्डर है फ्रेंड्स, वो कोई बिल्डिंग का कोई यूनिट बेचता है तो उससे हेड जो अट्रैक्ट होगा वो कौन सा होगा? दी हेड वुड बी फ्रेंड्स पीजीबीपी, बिकॉज उसके लिए वो क्या हो गया? स्टॉक इन ट्रेड, उसके लिए कैपिटल गेन अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सेप्शन था स्टॉक इन ट्रेड। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन था विच इज पर्सनल इफेक्ट ऑफ मूवेबल नेचर। दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे, एक तो पर्सनल इफेक्ट होनी चाहिए, मेरी पेन, मेरा शर्ट, मेरे बाल, लेट अस से मेरे शूज, मेरा कैल्सी, मेरी वॉच, ये मेरा पर्सनल इफेक्ट ऑफ मूवेबल नेचर। मूवेबल होना चाहिए वो सेट, तब जाके वो कैपिटल सेट के एक्सक्लूजन में आ गया। इट इज नो और कैपिटल एसेट। बट ध्यान से रखना है, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंटली रखना है, पर्सनल इफेक्ट ऑफ इमूवेबल नेचर। मेरा फ्लैट, मेरी लैंड, मेरा लेटेस्ट एग्जांपल के तौर पर बंगलो, तो वो क्या हो गया? इट इज पर्सनल इफेक्ट ऑफ इमूवेबल नेचर विच इज कैपिटल एसेट। उसके ऊपर आपको, उसके ट्रांसफर के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स? कैपिटल गेन। नाउ वी हैव सम एक्सेप्शंस टू पर्सनल इफेक्ट ऑफ मूवेबल नेचर। क्या क्या एक्सेप्शंस है? याद करो, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ एनी आर्ट। मतलब ये पर्सनल इफेक्ट ऑफ मूवेबल नेचर के एक्सेप्शंस है, मतलब ये क्या हो गए फ्रेंड्स? कैपिटल एसेट। थर्ड था रूरल एग्रीकल्चर लैंड। दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक तो होना चाहिए आपका नेचर ऑफ लैंड एग्रीकल्चर, आपका लैंड का नेचर क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर। एंड नंबर टू, उसका लोकेशन कहां पर होना चाहिए? रूरल एरिया में, तब जाके वो क्या बनेगा? एक्सेप्शन टू कैपिटल एसेट। उसके ट्रांसफर के ऊपर हम कैपिटल गेन इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। वो पॉइंट नंबर वन इज रूरल। तो व्हाट इज रूरल? जो अर्बन नहीं है उसको क्या मानेंगे? रूरल। तो अर्बन का मतलब क्या? जहां पे म्युनिसिपैलिटी होगी, कंटोनमेंट बोर्ड होगा, जिसका पॉपुलेशन 10,000 और मोर होगा, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा अर्बन एरिया। नंबर टू, वहां पे आपकी लैंड है तो एग्रीकल्चर हो तो उसके ट्रांसफर के ऊपर हम क्या इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स? कैपिटल गेन। नंबर टू, अर्बन एरिया की डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सपांड कर दिया कि जो आपका प्रीसीडिंग सेंसस के हिसाब से आपका पॉपुलेशन, याद करो डेटा, इट वाज एक्सीडिंग 10,000 बट 1 लाख तक, मतलब 10,000 से लेकर 1 लाख तक आपका रेंज होगा। तो म्यूनिसिपल मतलब जो आपकी अर्बन लैंड की जो अर्बन की लिमिट होगी उसके 2 किलोमीटर तक भी हम क्या मानेंगे? उसको अर्बन एरिया। नंबर टू, आपका पॉपुलेशन 1 लाख के ऊपर है, 10 लाख तक है, आपका पॉपुलेशन 1 लाख के ऊपर है, 10 लाख तक है, तो आपके लिमिट से, लोकल लिमिट से 6 किलोमीटर तक भी हम क्या मानेंगे? उसको अर्बन एरिया। एंड जो आपका पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है, पॉपुलेशन की रेंज याद करो, 10,000 से लेके 1 लाख, 1 से लेके 10 लाख, 10 लाख के ऊपर, जो आपका रेंज 10 लाख के ऊपर चला गया, जो आपका पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर चला गया, इन दिस सिनेरियो आपकी लोकल लिमिट से 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक भी क्या मानेंगे? उसको अर्बन एरिया। मतलब 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर में जो आपकी लैंड फॉल हो जाती है उसको क्या बोलेंगे? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ओके। नंबर टू, जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, सुनना केयरफुली फ्रेंड्स, जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उसके ट्रांसफर के ऊपर तो ऑलवेज हम क्या इंपोज करने वाले हैं? कैपिटल गेन। नॉन एग्रीकल्चर लैंड आपकी अर्बन एरिया में होगी, रूरल एरिया में, उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपकी कोई भी लैंड अर्बन एरिया में होगी, ध्यान से, आपकी कोई भी लैंड अर्बन एरिया में होगी तो भी उसको ऑलवेज क्या ट्रीट करने वाले हैं? कैपिटल एसेट। एक ही एक्सेप्शन, बोलो कौन सा? रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। इतना हमारे मन में हमको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आपकी लैंड एग्रीकल्चर है कि नहीं, ऐसा पता कैसे चलेगा? इट इज बेस्ड अपॉन दस्तावेज में लिखा होगा आपके लैंड का नेचर क्या है? एग्रीकल्चर के नॉन एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स चलो आगे बढ़ते हुए, लास्ट एक्सेप्शन था मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट में, इट इज सम गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। तो जो गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स नोटिफाई की है वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में फॉल नहीं होते, उसका जब भी आप ट्रांसफर करोगे उसके ऊपर कैपिटल गेन इंपोज होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये डिस्कशन था इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट। आगे हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। इट वाज आई थिंक सेकंड लेक्चर जहां पे हमने इसको डिस्कस किया था। इट वाज फ्रेंड्स मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। नाउ व्हाट इज ट्रांसफर? अलग अलग उसके एलिमेंट्स याद करने का ट्राई करो। सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट ऑफ एसेट, नेक्स्ट वाज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ एसेट, नेक्स्ट इज कंपल्सरी एक्विजिशन, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल
कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड लास्ट वाज रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये अलग अलग ट्रांजैक्शन को हम क्या ट्रेड करने वाले हैं, ट्रांसफर, उसके ऊपर क्या लगने वाला है फ्रेंड्स, कैपिटल गेन। मतलब कैपिटल एसेट का क्या होना चाहिए, ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग हेड व्हाट, कैपिटल गेन। नेक्स्ट आएगा असेट। ये हमने प्रोविजन डिस्कस करने शुरू किए थे, अलग अलग एलिमेंट्स डिस्कस करने शुरू किए थे फ्रेंड्स। चलो फर्स्ट वाज व्हाट, असेट अक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। फ्रेंड्स हमारा बेस ईयर कौन सा हो गया, इट इज 12, जिसका इंडेक्स नंबर कितना होने वाला है 100। तो जो असेट अक्वायर किया आपने बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो असेसी के पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। ऑप्शन क्या अवेलेबल होगा, आइदर टू गो फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 टू बी और मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब ओरिजिनल जो कॉस्ट होगी वो, और एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, इस दो में से आप चाहो वो ऑप्शन चुन सकते हो। जनरली हम ऑप्शन कौन सा प्रीफर करेंगे, जनरली क्या ऑलवेज हम ऑप्शन कौन सा प्रीफर करेंगे, विच एवर इज हायर। बोलो क्लियर। एंड एनी इंप्रूवमेंट, इफ एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें प्रिंसिपल नंबर 2 लिखा था जो आपके मगज में एकदम फिट करना है, जो मैंने एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके पहले के इंप्रूवमेंट मुझे क्या करने पड़ेंगे, इग्नोर। क्यों इग्नोर करने पड़ेंगे, रीजन के साथ, लॉजिक के साथ हमने एक्सप्लेन किया था, उसका डिस्कशन हुआ था कि 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू में ऑलरेडी वो इंप्रूवमेंट कंसीडर हो गए होंगे, तो वापस एक बार उसको इंप्रूवमेंट के तौर पर मैं कंसीडर कर सकता नहीं हूं फ्रेंड्स। चलो आगे डिस्कस किया था हमने कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। याद करो, whether conversion of capitals into stock in trade is transfer, absolutely yes, it is regarded as transfer। उसके जो भी कन्वर्जन के ऊपर हम क्या पे करने वाले हैं, कैपिटल गेन। बट प्रिंसिपल नंबर 1, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, कौन से ईयर में इसकी टैक्सेबिलिटी आएगी, टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन। समझे आप, कन्वर्जन ईयर में मतलब जो ईयर में कन्वर्जन हो उस साल में टैक्सेबिलिटी नहीं है। जिस साल में आपको पैसा रिसीव हुआ, मतलब जिस साल में आपने स्टॉक इन ट्रेड सेल किया, उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। तो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी विल बी व्हाट, इट इज ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। पॉइंट नंबर 2 याद करो, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, सख्त ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको, एंड साथ साथ में बोलने का ट्राई करना पड़ेगा। चलो शुरू करें। व्हाट इज माय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होगा इट इज एफएमवी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मुझे बताओ पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसेट है कि मतलब एसेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, ऐसे डिसीजन में कहां से कहां तक कंपेयर करूंगा, तो मैं कंपेयर करूंगा एक्चुअल डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके इट इज कन्वर्जन। तो वो मुझे पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए काम आएगा टू डिटरमाइन माय नेचर ऑफ एसेट टू बी लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म। इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो मुझे अवेलेबल होगा वो भी कहां से लेकर कहां तक अवेलेबल होगा, डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ कन्वर्जन। तो ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट मुझे अवेलेबल होने वाला है फ्रेंड्स। तो ये था डिस्कशन इन रिलेशन टू कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे इज इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एसेट एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रहा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर है एंड वो असेट ट्रांसफर करता है पार्टनरशिप फर्म को। एओपी बीओआई में मतलब एओपी बीओआई है, उसके मेंबर्स उसके मतलब एओपी बीओआई को क्या असेट मतलब क्या ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल असेट। तो टैक्सेबिलिटी किस पर्सन के हैंड्स में आएगी, तो ये टैक्सेबिलिटी आएगी इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, इन द हैंड्स ऑफ मेंबर। एग्जांपल कम कंसीडर करें पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म, मतलब सिमिलरली प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे मेंबर्स टू एओपी आल्सो, मेंबर्स टू बीओआई आल्सो। मतलब पार्टनर इज ट्रांसफरिंग असेट टू पार्टनरशिप फर्म, टैक्सेबिलिटी विल बी इन द हैंड्स ऑफ हुम, पार्टनर उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने वाला है। तो व्हाट वुड बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट आपका एफवीसी होने वाला है फ्रेंड्स। आपका एफवीसी होगा इट इज अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बोलो क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारे वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई। मतलब कैपिटल एसेट डिसोल्यूशन के टाइम पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देती है, एओपी बीओआई किसको देती है, मेंबर्स को। यहां पे टैक्सेबिलिटी किस हैंड्स में आएगी, यहां पे टैक्सेबिलिटी आएगी इन द हैंड्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहां पे टैक्सेबिलिटी आएगी इन द हैंड्स ऑफ एओपी बीओआई। ओके, तो ये लोग हमारे वहां पे इनकम टैक्स पे करने वाले हैं। व्हाट वुड बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, हमारा एफवीसी था एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट। बोलो क्लियर। ये डिस्कशन था हमारा अब तक जो हमने डिस्कस किया कैपिटल गेन के बारे में फ्रेंड्स। क्लियर। आगे बढ़ते हुए हम कैपिटल गेन में अलग अलग वेरियस सिचुएशन डिस्कस करेंगे, वेरियस प्रोविजन डिस्कस करेंगे। जो हमारा ये अभी चल रहा था फ्रेंड्स, ये डिस्कशन अभी हमारा चल रहा था इन रिलेशन टू सेक्शन 45, मतलब 45 में जितने अलग अलग पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस करके बैठे हैं फ्रेंड्स। जनरल प्रोविजन ये हमारे हो चुके हैं। जो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सी बोलेगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर, कैपिटल असेट होनी चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। मतलब ये चार्जिंग सेक्शन हो गई। ये जनरल प्रोविजन का मतलब क्या हो गया, इट इज फ्रेंड्स चार्जिंग सेक्शन। चलो नेक्स्ट चेक करो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस रिसीट जो डिस्कस करना बाकी है। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड वो डिस्कशन हमारा हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एसेट एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन वो डिस्कशन हमारा हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई वो हमारा डिस्कशन हो गया फ्रेंड्स। क्लियर। 3 डिस्कशन बाकी है जिसको हम इस लेक्चर में कवर करने का ट्राई करेंगे। उसमें से इंश्योरेंस रिसीट को डिस्कस करेंगे, कंपल्सरी एक्विजिशन को डिस्कस करेंगे, एंड सबसे जो गजब पॉइंट है, जो सुपर डुपर पॉइंट है, वो डिस्कस करेंगे स्पेसिफाइड अग्रीमेंट, जिसको बोलेंगे जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट ऑल्सो। क्लियर। हम शुरू करेंगे फ्रॉम कंपल्सरी एक्विजिशन।
बहुत गजब पॉइंट है, सुपर डुपर पॉइंट है, सख्त ध्यान देना फ्रेंड्स। अभी समझो इसको, एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करने का ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया कंपल्सरी एक्विजिशन। तो फ्रेंड्स कंपल्सरी एक्विजिशन में हुआ ऐसा कि सपोज मिसिस दीपू है, बराबर समझने का ट्राई करना फ्रेंड्स। ओके, उसने क्या किया, एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की, बिल्डिंग परचेज किया। पहले ये डिस्कस करें फ्रेंड्स, कंपल्सरी एक्विजिशन हमारी मर्जी के खिलाफ गवर्नमेंट हमारी एसेट को कंपल्सरी एक्वायर करती है, तो क्या उसके ऊपर उसको हम ट्रांसफर मानेंगे? एब्सोल्युटली यस, इट इज स्पेसिफिकली कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। उसको हम ट्रांसफर ट्रीट करने वाले हैं, उसके ऊपर क्या लगने वाला है फ्रेंड्स? कैपिटल गेन। ये हमारे मन में पिक्चर क्लियर है। तो गवर्नमेंट उसके लिए हमको कंपनसेशन भी देगी। ऐसा नहीं होगा कि मुफ्त में हमारे एसेट को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, उसके लिए हमको गवर्नमेंट क्या पे करने वाली है? कंसीडरेशन, कंपेंसेशन। हाउस प्रॉपर्टी परचेज की, कब हाउस प्रॉपर्टी परचेज की? हाउस प्रॉपर्टी परचेज की 1 अप्रैल 2003 में। हाउस प्रॉपर्टी वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2003। कौन से अमाउंट में परचेज किया था? उसको परचेज किया गया था ₹10 लाख में। प्रॉपरली समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स, 10 लाख में उसका परचेज किया गया था। हुआ ऐसा कि इस एसेट को गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर किया। कंपल्सरी एक्विजिशन कब हुआ उसका? कंपल्सरी एक्विजिशन फ्रेंड्स, उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ ऑन 10 मई 2015 को, उसका हुआ कंपल्सरी एक्विजिशन। तो फ्रेंड्स उसकी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाए ना फ्रेंड्स, तो उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू थी 8080 लाख। उस प्रॉपर्टी की एफएमवी हो चुकी थी 8080 लाख। मतलब गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर तो कर दिया, बट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि दीपू बेटा 80 लाख रुपीस तुझे नहीं अवेलेबल होंगे, कुछ कम तुझे मिलेंगे। मतलब कंपेंसेशन जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया ना, वो फिक्स किया था 6060 लाख। 80 लाख एफएमवी थी, चिंता ना करो, आपका गुस्सा हम समझते हैं, बट गवर्नमेंट ने फिक्स किया कंपेंसेशन 6060 लाख। उस 60 लाख में से गवर्नमेंट बुलूची है, एक साथ पैसे नहीं देती है, टुकड़े टुकड़े, 2 टुकड़े में इस पैसे को गवर्नमेंट ने आपको दिया। पहला आपको मिला 4040 लाख, और एग्जांपल के तौर पे 3030 लाख, एंड सेकंड आपको मिला 3030 लाख का चेक। ये 30 लाख आपको कब मिला? जो फर्स्ट 30 लाख का आपका इंस्टॉलमेंट मिला वो कब मिला? वो आपको मिला फ्रेंड्स 10 जून 2017 को, एंड ये कब मिला? 10 जून 2018 को। 2 टुकड़े में आपको एक कंपेंसेशन रिसीव हुआ। फ्रेंड्स जब आपको कंपेंसेशन रिसीव हुआ वो थोड़ा लेट नहीं हुआ, 15 में हुआ था कंपल्सरी एक्विजिशन, आपको मिलता है कंपेंसेशन इन ईयर 17-18, 18-19, वो भी टुकड़े टुकड़े। तो गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करेगी, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन। फ्रेंड्स कितना मिले इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन? एग्जांपल के तौर पे ₹1 लाख आपका था इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन। ट्रांजैक्शन खत्म हुआ, इसकी हमको डिटरमाइन करनी है टैक्सेबिलिटी। एक एक एलिमेंट देखते जाएंगे, प्रिंसिपल समझते जाएंगे, आंसर कंप्यूट करते जाएंगे फ्रेंड्स। हाउस प्रॉपर्टी का परचेज है 1 अप्रैल 2003 को। ट्रांजैक्शन को बरोबर समझो, हम ऑलवेज फ्रेंड्स एग्जांपल के थ्रू प्रोविजंस के प्रिंसिपल्स बनाते हैं, सो आपके मन में पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, एकदम फिट आपके मगज में कंसेप्ट हो जाए फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 2003 को हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया था, मतलब इट इज़ ईयर 2003-4, जिसमें प्रॉपर्टी को परचेज किया गया, ₹10 लाख में उसको परचेज किया गया था। कंपल्सरी एक्विजिशन होता है इन ईयर 15-16, मतलब 15-16 में गवर्नमेंट ने इस एसेट को कंपल्सरी एक्वायर कर दिया। 80 लाख उसकी तब एफएमवी थी, बट गवर्नमेंट ने फिक्स कितना किया? कंपेंसेशन ₹6060 लाख, एंड आपको फर्स्ट मिला 30 लाख का इंस्टॉलमेंट इन विच ईयर? इट इज़ ईयर 17-18, एंड जो आपका 30 लाख का ये कंपेंसेशन था आपको कब मिला फ्रेंड्स? 18-19। तो ये हमारे मन में पिक्चर क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन द कंपेंसेशन वॉज ₹1 लाख। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर लिखता हूँ मैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वुड बी द ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी? दीपू के एंड्स में ये टैक्सेबल तो होगा,
उसको कैपिटल गेन हेड भी अट्रैक्ट होगा, बिकॉज हमको पता है कंपल्सरी एक्विजिशन इज ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टीज कैपिटल असेट। वो वन में पिक्चर एकदम क्लियर है, पर क्वेश्चन ऐसा आता है फ्रेंड्स कि ये जो कैपिटल गेन है वो कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा जिसमें ये टैक्सेबल होगा। देखो फ्रेंड्स, जनरल प्रोविजन क्या कहते हैं, चार्जिंग सेक्शन क्या कहती है कि ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी विल बी ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उस साल में ये कैपिटल गेन आपको अट्रैक्ट होगा, मतलब मीनिंग देयर बाय जिस साल में असेट का ट्रांसफर किया गया है उस साल में ये टैक्सेबिलिटी आनी चाहिए। बट लॉजिकली देखा जाए तो असेट आपकी 15-16 में गवर्नमेंट ने कंपल्सरी अक्वायर की है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, 15-16 में आपकी एसेट को गवर्नमेंट ने कंपल्सरी अक्वायर किया है। फिर एसेट कंपल्सरी अक्वायर तो हो चुकी है, बट क्या आपको पैसा मिला है? कहां से बनेंगे आप कैपिटल गेन? 15-16 में असेट को अक्वायर कर लिया, पैसे मिलते हैं 17-18 में, मैं 15-16 में पैसे कहां से लाऊं? एक तो तुम मेरा घर ले लेते हो, पैसे देते नहीं हो टाइम पे, मुझसे एक्सपेक्ट करते हो मैं कैपिटल गेन भरूं? लॉजिकल है फ्रेंड्स ये? 15-16 में मेरी एसेट को कंपल्सरी एक्वायर किया, मुझे दुख हुआ, मुझे नहीं देनी थी मेरी एसेट। अब समझने का ट्राई करो, मुझे नहीं देनी थी मेरी एसेट तो भी मुझे कंपल्सरी देनी पड़ी मेरी एसेट। एब्सोल्युटली यस, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं गवर्नमेंट को एसेट का ट्रांसफर करूं तो भी मुझे कंपल्सरी एसेट मुझे देनी पड़ी, मुझे मेरा एसेट का ट्रांसफर माना गया। एंड आप मुझे पैसे देते हो 17-18 में, मुझसे एक्सपेक्टेशन ऐसा रखते हो कि मैं 15-16 में गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करूं, कैसी पॉसिबिलिटी है? गवर्नमेंट कहता है स्मिथ शांत हो जा, चिंता ना कर, टैक्सेबिलिटी तेरे फेवर में लाएंगे। मैं को क्या टैक्सेबिलिटी कौन से ईयर में? गवर्नमेंट कहती है स्मिथ टैक्सेबिलिटी होगी जब तू पैसा रिसीव करेगा तब, बस चिंता ना कर। मैं को हाश बच गया, 15-16 में मैं पैसे कहां से लाता, तकलीफ पड़ जाती मुझे, मेरा नाम बर्बाद हो जाता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। पर मैं टैक्सेबिलिटी के लिए पैसे कहां से लाऊं 15-16 में? गवर्नमेंट पैसे दे तो उसमें से मैं टैक्स का पेमेंट करूं, समझ सकता हूं। गवर्नमेंट ने बोला स्मिथ जब तू पैसे रिसीव करेगा ना, जा उस साल में तेरी टैक्सेबिलिटी आएगी, हम चार्जिंग सेक्शन का एक्सेप्शन बना देंगे। मैं को हाँ बच गया मैं। तो व्हाट इज द ईयर इन विच योर कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल टू टैक्स? तो कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी होगी इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कंसीडरेशन। बट सर कंसीडरेशन तो 2 बार मिलता है, 17-18 में भी रिसीव हुआ, 18-19 में भी रिसीव हुआ, तो कौन से ईयर में टैक्सेबिलिटी कंप्यूट करूं? ये एग्जांपल ऐसा बनाया है कि सारे प्रोविजन को डिस्कस कर ले, हर एक एलिमेंट को यहाँ पे डिस्कशन हम कर सके। 17-18 में असेट को कंपल्सरी अक्वायर किया तो उसका मुझे मिला कंपेंसेशन 30 लाख रुपीस का, 18-19 में मिला रिमेनिंग कंसिडरेशन ऑफ रुपीज अगेन 30 लाख फ्रेंड्स। तो व्हाट वुड बी ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी? पहली बार मिला वो कंपेंसेशन के टुकड़े टुकड़े मिला तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने बोला देख स्मिथ तुझे फेवर दी है, ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कंपेंसेशन विल बी योर ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। बाद में ऐसा मत बोलना कि अभी वो टुकड़े टुकड़े मिला तो टुकड़े टुकड़े मैं कैपिटल गेन का टैक्स पे कर दूंगा। सो लॉ कितना मस्त बना, प्रोविजन कितने मस्त बने। प्रिंसिपल क्या है? ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी विल बी जब आपको फर्स्ट टाइम रिसीव होगा कंसीडरेशन। बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स, जब आपको फर्स्ट टाइम रिसीव होगा कंसीडरेशन उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। जिस साल में आपको फर्स्ट टाइम रिसीव होगा कंसीडरेशन उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। मतलब ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी विल बी इनिशियल कंपेंसेशन फर्स्ट रिसीव्ड, मतलब जिस साल में आप फर्स्ट टाइम पहली बार रिसीव करेंगे कंसीडरेशन उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। मीनिंग देयर बाय थोड़ा हाइपोथेटिकल सोचे तो 1 रुपया आपको मिला, खाली सिंगल रुपया आपको मिला 17-18 में, बाद में पूरा पैसा आपको 18 में मिल गया एग्जाम्पल के तौर पे, तो 1 रुपया आपको मिला ना, खाली सिंगल रुपया आपको मिला ना 17-18 में, स्टोरी खत्म हो जाती है। उस साल में आपकी टैक्सेबिलिटी आएगी, उस साल में आपको क्या पे करना पड़ेगा? कैपिटल गेन। सो क्या बात करो, एब्सोल्युटली यस। क्या लॉ ने लिखा है? इनिशियल कंपेंसेशन फर्स्ट रिसीव, जब आपको फर्स्ट टाइम पहली बार रिसीव होगा कंसीडरेशन उस साल में आपकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। उस साल में पूरा आपको कैपिटल गेन भरना पड़ेगा, बट टुकड़े टुकड़े पैसे मिलते हैं, चुप भले टुकड़े पैसे मिलते हो, एक साथ आपको 17-18 में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। ए फ्रेंड्स समझे? मतलब ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सी होगी? बोलो 15-16 ना, नॉट द ईयर ऑफ ट्रांसफर। 18-19 ना, बट 30 लाख से तो मिला है, चुप। 17-18 इनिशियल compensation first received will be the year of taxability of capital gain। बोलो year of taxability कौन सी मानो? 17-18 which is initial compensation first received। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। मेरा एफवीसी क्या? 30 लाख मुझे मिला है 17-18 में, 18-19 में मुझे मिला है 30, मतलब रिमेनिंग 30 lakhs। But what was compensation fixed? My compensation fixed was rupees 60 lakhs।
टैक्सेबिलिटी 17-18 में आएगी, पूरी टैक्सेबिलिटी आएगी। ऐसा नहीं होगा 30 लाख की टैक्सेबिलिटी 17-18 में, 30 लाख की टैक्सेबिलिटी 18-19 में। इट इज नॉट लाइक दैट। आपकी 60 लाख की टैक्सेबिलिटी कौन से ईयर में फॉल होगी? इट वुड बी द ईयर इन विच इनिशियल कंपेंसेशन इज फर्स्ट रिसीव्ड। हमारे एग्जांपल में इट इज 17-18, मीनिंग देयर बाय व्हाट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज पूरा 60 लाख। बट सर एफएमवी 80 लाख की थी ना। व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? आप जो एक्चुअल रिसीव करेंगे वो होगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब भले यहाँ पे आपकी एफएमवी 80 लाख हो सकती है, बट उसका हमारे ऊपर, हमारे टैक्सेबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। हमको तो जो रिसीव होगा एक्चुअल कंसिडरेशन 6 लाख का जो फिक्स हुआ है, रिसीव हुआ कैसे बेटर वर्ड है, जो हमारा एक्चुअल कंपेंसेशन फिक्स हुआ है वो हमारा बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ₹606 लाख इज अवर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बोलो क्लियर? एकदम चकाचक। 60 लाख इज अवर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पर लिखना तो ऐसा लिख सकते हैं, व्हाट इज माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज फ्रेंड्स कंपेंसेशन अमाउंट फिक्स्ड। जो अमाउंट आपने कंपेंसेशन की फिक्स्ड की है वो क्या बन जाएगी? हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नॉट द अमाउंट 30 लाख यू आर रिसीविंग, बट इट वुड बी 60 लाख द अमाउंट विच इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। फ्रेंड्स क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोई एक्सपेंडिचर हुआ होगा इन कनेक्शन विद ट्रांसफर? लगभग तो कोई एक्सपेंडिचर होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ने असेट को कंपल्सरी एक्वायर किया है, बट कुछ हुआ होता तो हम लेस कर देते। या तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेट कंसिडरेशन कितना था? नेट कंसिडरेशन अगेन 60 लाख इज अवर नेट कंसिडरेशन। चलो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, अभी असेट लॉन्ग टर्म है क्या शॉर्ट टर्म है? असेट लॉन्ग टर्म है क्या शॉर्ट टर्म है? उसके लिए हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। फ्रेंड्स हमने असेट एक्वायर की थी 3-4 में, हमारी असेट का एक्विजिशन था 3-4 में, हमको मिलता है कंसिडरेशन कब? इट इज 17-18 में, बट असेट का ट्रांसफर कब है? 15-16 में। लॉ ने क्या बोला पता है? पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। वो तो हमको पता है कि 1 अप्रैल 2003 से हमारा शुरू हो जाएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग। डेट ऑफ एक्विजिशन इज दी 1 अप्रैल 2003, बट फ्रेंड्स खत्म कब होगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ असेट, नेचर ऑफ असेट टू बी लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म, वो खत्म कब होगा? खत्म उस दिन को होगा जो दिन मुझे फर्स्ट टाइम मिला है कंसिडरेशन, या खत्म उस दिन होगा जो दिन मेरा होगा ट्रांसफर? लॉजिक तो ऐसा कहता है जो दिन ट्रांसफर हो गया उस दिन आपके पास असेट है ही नहीं, जो असेट है ही नहीं तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग वहां पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा। फ्रेंड्स मीनिंग देयर बाय मेरा एक्चुअल असेट का एक्विजिशन जो दिन से शुरू होगा इट इज 1 अप्रैल 2003 से लेके जहां पे मेरा मतलब ये पर्टिकुलर असेट का ट्रांसफर होता है, कंपल्सरी एक्विजिशन होता है, उस दिन तक मेरा ये असेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग मुझे कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ ट्रांसफर एंड नॉट फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंपेंसेशन फर्स्ट टाइम। पता चला? तो ये मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग हम कंसिडर करेंगे। क्लियर? लॉजिक है एंड एकदम हमारे मन में पिक्चर क्लियर है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ कैपिटल गेन फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन, इट वुड बी फ्रेंड्स फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन, ध्यान रखना है, टू डेट ऑफ ट्रांसफर और डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। एंड नॉट द ईयर इन विच आई एम फर्स्ट टाइम रिसीविंग द कंपेंसेशन। ये हमको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। सिमिलर कंसेप्ट अप्लाइज टू इंडेक्सेशन ऑल्सो। इंडेक्सेशन भी मुझे कौन सी पीरियड का अवेलेबल होगा? इंडेक्सेशन भी मुझे अवेलेबल होगा 3-4 से लेके 15-16 तक। फ्रेंड्स क्लियर? तो 3-4 से लेके 15-16 तक का इंडेक्सेशन का बेनिफिट मुझे अवेलेबल होगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट 3-4 से लेके 17-18 तक अवेलेबल होने वाला नहीं, बिकॉज असेट आपकी चली गई है फ्रेंड्स इन द ईयर 15-16, तो अवेलेबल होगा बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन फ्रॉम ईयर ऑफ एक्विजिशन टू ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल में आपके एसेट को अक्वायर किया जाता है, इट इज ईयर ऑफ एक्विजिशन, टू ईयर ऑफ व्हाट? कंपल्सरी एक्विजिशन। आई थिंक पता चल रहा है सब कुछ फ्रेंड्स। क्लियर? चलो हमारे एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हुआ। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा नेट कंसिडरेशन ₹6060 लाख। एफएमवी क्या है उससे हमको फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करो फ्रेंड्स, तो हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कहाँ से लेके कहाँ तक कंपेयर करने के बाद हम डिटरमाइन करेंगे ये थर्ड
मतलब प्रीवियस ईयर 3-4 से लेके 15-16 हम कंपेयर करेंगे। ये हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब 24 मंथ्स कंसिडर करेंगे, बरोबर ना फ्रेंड्स। हाउस प्रॉपर्टी के केस में हम 24 मंथ्स कंसिडर करेंगे टू बी अवर पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो हम 3-4 से लेकर कंपेयर करेंगे 15-16 तक, मीनिंग देयर बाय ऑब्वियसली इट एक्सीड्स 24 मंथ्स। तो ये क्या हो गया, असेट का नेचर लॉन्ग टर्म। जो असेट आपकी लॉन्ग टर्म है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी आएगी उसके बाद हम बैलेंस कंप्यूट करेंगे। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा, मतलब पॉजिटिव होगा तो गेन होगा, एंड नेगेटिव होगा तो लॉस होगा। क्लियर। चलो अभी हम कंप्यूटेशन करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। व्हाट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इज फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज रुपीज 10 lakhs। तो ये हमारा हो गया 10 lakhs हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 10 lakhs हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय हम करेंगे ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर। कौन से ईयर में असेट को ट्रांसफर किया गया है, आप चेक करो। असेट का ट्रांसफर ईयर कौन सा है फ्रेंड्स? ये क्या हुआ, असेट का ट्रांसफर ईयर कौन सा है? ट्रांसफर ईयर तो 15-16 है। हाँ, हम 17-18 में इस कैपिटल को टैक्सेबल करते हैं, बट ट्रांसफर ईयर कौन सा है हमारा फ्रेंड्स? 15-16। मीनिंग देयर बाय इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी हमको 15-16 तक अवेलेबल होने वाला है। मतलब ऊपर में क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, 15-16 का इंडेक्स नंबर, एंड डिनोमिनेटर में मैं मेंशन करूंगा एक्विजिशन ईयर इंडेक्स नंबर। तो विच इज माय एक्विजिशन ईयर? इट इज 3-4। तो 3-4 का इंडेक्स नंबर मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे इंडेक्स नंबर ऑफ 3-4 फ्रेंड्स। क्लियर। चलो क्या है उसका इंडेक्स नंबर, एक बार उसका रिव्यू हम कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास इंडेक्स नंबर का लिस्ट। हमको कौन से ईयर का इंडेक्स नंबर चाहिए आप चेक कर लो। हमको चाहिए फ्रेंड्स 15-16 का इंडेक्स नंबर। तो 15-16 का इंडेक्स नंबर कितना होगा? इट वुड बी 254। अरे बाप रे, इट इज 254 हमारा इंडेक्स नंबर है 15-16 का। जो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 15-16 का इंडेक्स नंबर, सॉरी इट वाज व्हाट 254 हमारा इंडेक्स नंबर हो गया 15-16 का, एंड 3-4 का इंडेक्स नंबर हमारा फ्रेंड्स ईयर 3-4 का इंडेक्स नंबर होगा, इट वुड बी 109। तो डिवाइड बाय कर देंगे 109 फ्रेंड्स। कैलकुलेशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। 10 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 254 डिवाइडेड बाय 109। हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आएगा? इट वुड बी फ्रेंड्स 23,30,275। इट इज़ वॉट अवर फ्रेंड्स इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फ्रेंड्स। क्लियर। तो ये हमारा हो गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ 23,30,275। ओके, इसको 60 lakhs में से लेस कर देंगे, जो बचा वो हमारा क्या हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 36,69,725। इट इज़ वॉट अवर फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वो लोग पता चला फ्रेंड्स, एकदम पिक्चर हमारे मन में क्लियर है। क्या क्या प्रोविजन हमको सीखने को मिले, क्या क्या डिस्कशन हमने किया फ्रेंड्स। इट इज़ फर्स्ट ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, बट उसके पहले ये डिस्कस करना है फ्रेंड्स कि क्या असेट का कंपलसरी एक्विजिशन ट्रांसफर है? हाँ, वो ट्रांसफर है। ट्रांसफर की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सी? तो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी होगी फ्रेंड्स इनिशियल कंपेंसेशन फर्स्ट रिसीव्ड। पॉइंट नंबर 2, व्हाट विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? आपका एफवीसी होगा इट अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फिक्स्ड एंड नॉट द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन यू आर एक्चुअल रिसीविंग। तो इट इज अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फिक्स्ड। नेक्स्ट आएगा इट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो हम डिसाइड करेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग एज वेल एज इंडेक्सेशन फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर विच इज डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन फ्रेंड्स। क्लियर। अभी आप साथ में चेक करो ना फ्रेंड्स। तो हमारे एग्जाम्पल में इंटरेस्ट भी मिला था, चेक करो। बाकी सारे एस्पेक्ट्स का हमने कैलकुलेशन कर दिया, बट और एक एस्पेक्ट बाकी है इंटरेस्ट विच इज ₹1 लाख। तो फ्रेंड्स लॉ ने स्पेसिफिकली इस इंटरेस्ट को टैक्सेबल किया है अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वापस एक बार, लॉ ने ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इंटरेस्ट को टैक्सेबल किया है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये टैक्सेबल हमारा इंटरेस्ट होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो दीपू के हैंड्स में आईफोस हेड में टैक्सेबिलिटी आएगी प्रीवियस ईयर। जिस साल में ये इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी फ्रेंड्स, सॉरी उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। तो प्रीवियस ईयर समझो आपको ये सेकंड टाइम जब आपको ये रिसीव हुआ कंसिडरेशन, आपका कंपेंसेशन आपको मिला है एग्जांपल के तौर पे 18-19 में, एग्जांपल के तौर पे 18-19 में। तो ईयर 18-19 में इस इंटरेस्ट का आपको टैक्सेबिलिटी आएगी। मतलब ये इंटरेस्ट टैक्सेबल कब? इन द ईयर इन विच इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। एकदम लॉजिकल है, इनकम है तो उसमें से टैक्स पे करने के लिए मैं रेडी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 18-19 इज द ईयर इन विच दिस इंटरेस्ट विल बी चार्जेबल टू टैक्स। ओके, तो ये इंटरेस्ट मेरा टैक्सेबल होगा इन विच प्रीवियस ईयर? इट इज प्रीवियस ईयर 18-19। तो इट इज इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन। व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आई हैव रिसीव्ड फ्रेंड्स?
मैंने जो इंटरेस्ट रिसीव किया था वो 1 लाख रुपीज़ का था। अभी फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड है ना, वो क्या कहता है पता है, आपका जो इंटरेस्ट आपको 1 लाख रुपये का रिसीव हुआ ना, वो पूरा टैक्सेबल नहीं है। कितना गजब नहीं, वो पूरा टैक्सेबल नहीं है। ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा आफ्टर 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन। इतना आप लेस ही कर दो, हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना आप लेस ही कर दो 50,000 रुपीज़ को, एंड जो रिमेनिंग 50,000 आपका होगा उतना हम टैक्सेबल करने वाले हैं अंडर विच हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो फ्रेंड्स ये स्टैंडर्ड आपको डिडक्शन मिल ही जाता है 50% का। बोलो क्लियर, डन। तो ये 1 लाख रुपए का जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसकी टैक्सेबिलिटी होगी इन द ईयर इन विच इट इज एक्चुअली रिसीव्ड विद 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन। उतना आप लेस कर दो, जो बैलेंस बचेगा 50 लाख का, उतना हम टैक्सेबिलिटी, उतना हम कंप्यूटेशन करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर। तो क्या टैक्सेबिलिटी होगी इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट की, तो 2-3 बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट विच इज रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन। व्हाट इज एनहांस्ड कंपेंसेशन, बस 2 मिनट में उसका डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेबिलिटी, तो फ्रेंड्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन आएगा ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। बोलो कौन से ईयर में इसकी टैक्सेबिलिटी आएगी फ्रेंड्स, तो इसकी टैक्सेबिलिटी आएगी इन द ईयर इन विच इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, मतलब इट इज ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। जिस साल में आप उसको रिसीव करोगे उस साल में फ्रेंड्स उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा फ्रेंड्स, हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा, तो फ्रेंड्स यहां पे हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा, इट वुड बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात आएगी तो आपको यहां पे मिलने वाला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, इट इज फ्रेंड्स 50% only balance 50% will be what friends, टैक्सेबल। बाकी कोई खर्चा का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। उस इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए सपोज को आपने खर्चा किया तो वो डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज ये 50% में सारा कवर हो गया। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में 30% डिडक्शन है, वैसे यहाँ पे आपका डिडक्शन कितना हो गया फ्रेंड्स 50%। बोलो सिंपल। तो फर्स्ट होगा ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, जिस साल में उसको एक्चुअल रिसीव करोगे उस साल में ये आपका टैक्सेबल होगा। नंबर 2 हेड होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एंड 50% आपको मिलने वाला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो 50% रिमेनिंग बचेगा उतना आपके केस में टैक्सेबल होने वाला है फ्रेंड्स। एकदम सिंपल था। ओके, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स एनहांस्ड कंपेंसेशन। देखो अभी क्या होगा फ्रेंड्स, एफएमवी कितनी थी 80 लाख रुपीस की, आपका फिक्स कितना किया गया कंसिडरेशन 60 लाख। दुख नहीं होगा आपको 80 लाख जब आपकी एफएमवी हो प्रॉपर्टी की, एंड गवर्नमेंट आपको खाली 60 लाख रुपीस आपको दे, तो आपको दुख नहीं होगा, थोड़ा गुस्सा नहीं आएगा कि 80 लाख कर में खाली 60 लाख रुपीस आपने मुझे दिए। नहीं चलेगा ऐसा। तो क्या करोगे आप, ऑफिसर को पकड़ोगे कि तूने मुझे प्रॉपर्टी का कम पैसे दिए, वहां पे धरना करोगे ना। आप प्ली फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट को कि भाई हाई कोर्ट, मेरा प्रॉपर्टी का एफएमवी था 80 लाख, उसके सामने मुझे खाली मिला कितना है कंपेंसेशन, खाली 60 लाख, तो कुछ जरा इंक्रीमेंट करके दो ना। ओके, तो फ्रेंड्स आपने प्ली फाइल की, समझने का ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में ही है फ्रेंड्स। आपने हाईकोर्ट में अपील फाइल की। कब आपने हाईकोर्ट में अपील फाइल की, एग्जाम्पल के तौर पे आपने हाईकोर्ट में अपील फाइल की, लेट अस से 1 मई 2020 को, कि भी जरा ये मेरा केस कंसीडर करने जैसा है, तुम थोड़ा जरा ये केस प्लीज़ जरा कंसीडर करो। ये 80 लाख की जगह 60 लाख रिसीव हुआ है, मुझे फिक्स हुआ है मेरा कंसीडरेशन, वो भी टुकड़े टुकड़े में दिया है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाँ, हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया। कब हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया, 2 जून 2020 को हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि जो आपका कंपेंसेशन था, कितना था 60 लाख, उसको एनहांस करके कर दिया गया 80 लाख। आपकी जो इच्छा थी ना 80 लाख का कंपेंसेशन, वो गवर्नमेंट ने कर दिया 80 लाख। ये ऑर्डर पास होता है 2 जून 2020 को। थोड़ा एक और ईयर बढ़ा देते हैं तो क्या थोड़ा फायदा होगा। सपोज 22 में ये आपका ऑर्डर पास हुआ कि आपका कंपेंसेशन इंक्रीज होकर कर दिया जाता है 80 लाख। तो फ्रेंड्स डिफरेंस आपको कितना मिलना चाहिए पैसा, ये आपको डिफरेंस मिलना चाहिए ₹2020 लाख का। ये डिफरेंस आपको अवेलेबल होना चाहिए ₹2020 लाख का। एंड ये डिफरेंस आपको एक्चुअल कब मिलता है, ये डिफरेंस आपको मिलेगा रिसीव्ड ऑन विच डेट, इट इज़ एग्जाम्पल के तौर पे 1 मई 2023 को ये पैसा आपको मिलता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी उसके साथ आपको अवेलेबल हो गया। कितना इंटरेस्ट आपके उसके ऊपर अवेलेबल हो गया, ₹2 लाख। बोलो क्लियर, एकदम चकाचक पिक्चर मन में क्लियर हो रहा है। हाईकोर्ट में आप अपील फाइल करते हो इन विच ईयर, हाईकोर्ट में आपने अपील फाइल की इन 2021,
हाईकोर्ट का ऑर्डर पास होता है। हाईकोर्ट का ऑर्डर कब पास हुआ? इट इज फ्रेंड्स 22-23 एंड जो आपको फाइनली रिसीव हुआ कंसिडरेशन वो कब हुआ फ्रेंड्स? 23-24 एंड आपका जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किया इस एनहांस्ड कंपेंसेशन के ऊपर वो कितना था? ₹2 लाख। क्लियर? तो ये फ्रेंड्स आपको जो रिसीव हुआ ना 20 लाख उसको बोलेंगे एनहांस्ड कंपेंसेशन। क्यों एनहांस्ड कंपेंसेशन? बिकॉज आपका पैसा फिक्स हुआ था पहले 60 लाख का, वो एनहांस करके कर दिया जाता है 80 लाख। तो 20 लाख से वो क्या हो गया? एनहांस। तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या, उसका डिटर्मिनेशन अभी हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर? ओके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या आता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन आता है किसके एंड्स में टैक्सेबल? ऑब्वियसली फ्रेंड्स जो उसको रिसीव करेगा, दीपू उसको रिसीव करने वाली है, तो दीपू के एंड्स में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। हेड कौन सा होगा? ऑब्वियसली हेड होने वाला है कौन सा फ्रेंड्स? कैपिटल गेन। कौन से प्रीवियस ईयर में ये टैक्सेबल होगा? तो उसका प्रीवियस ईयर होगा फ्रेंड्स। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर कौन सा होने वाला है? बोलो बोलो बोलो। चलो बताता हूँ फ्रेंड्स। अपील फाइल की वो ईयर, लॉजिक बैठता है मगज में, अपील फाइल की वो ईयर में थोड़ी टैक्सेबल होगा, पता तो है ही नहीं अमाउंट। ऑर्डर पास किया वो ईयर, हाँ पॉसिबिलिटी है कि कंपेंसेशन रिसीव हुआ वो ईयर। बोलो पॉसिबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा बैठती है? दिल क्या कहता है? दिल क्या कहता है? दिल ऐसा कहता है कि सर ऑर्डर 22-23 में भले पास हो गया बट पैसे थोड़ी आए हैं। पैसे तो कब आए? पैसे आए 23-24 में। तो जब पैसे आए ना उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। जब 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 पैसे आए तब उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। तो विच विल बी द ईयर इन विच दिस एनहांस्ड कंपेंसेशन विल बी चार्जेबल टू टैक्स? तो इट वुड बी ईयर इन विच सच एनहांस्ड कंपेंसेशन इज रिसीव्ड। जब उसका एक्चुअल रिसीट होगा तब जाके उसको हम टैक्सेबल करने वाले हैं फ्रेंड्स। सॉरी, ये टैक्सेबिलिटी कौन से में आएगी? इट इज ईयर in which enhanced compensation is received। जिस साल में उसको आप रिसीव करोगे उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। इसमें एक जोरदार पॉइंट भी है वो बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले इतना मगज में पिक्चर क्लियर कर देते हैं फ्रेंड्स। क्लियर? तो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी विल बी व्हाट? जिस साल में आप इस एनहांस्ड कंपेंसेशन को एक्चुअल रिसीव करते हो उस साल में फ्रेंड्स उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। व्हाट वुड बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? 20 लाख से आपका कंपेंसेशन एनहांस हुआ है तो वो क्या बन जाएगा? आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो अमाउंट ऑफ एनहांस्ड कंपेंसेशन, मतलब जिस अमाउंट से आपका कंपेंसेशन एनहांस किया गया वो अमाउंट आपका क्या बन जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 80 लाख नहीं होगा, समझे फ्रेंड्स? 60 लाख आपका ओरिजिनल कंपेंसेशन था माइनस एनहांस्ड कंपेंसेशन जो आपका हो गया, तो 80 लाख नहीं होगा। मतलब इसको मिस कंफ्यूज मत करना। अमाउंट ऑफ, और मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए ऐसा लिख दूं, amount by which कंपेंसेशन इज एनहांस्ड, मतलब जिस अमाउंट से कंपेंसेशन को एनहांस किया गया है वो अमाउंट आपकी हो जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और सिंप्लीफाई करना हो तो एनहांस्ड कंपेंसेशन माइनस ओरिजिनल कंपेंसेशन। आप समझ गए जो मैं लॉजिक कहना चाहता हूं? जिस अमाउंट से आपके कंपेंसेशन को एनहांस किया गया, 20 लाख से 60 लाख को 80 लाख किया, मतलब 20 लाख से आपके कंपेंसेशन को एनहांस किया, वो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आई थिंक समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। क्लियर? चलो हमारे एग्जांपल में हम आगे बढ़ते जाए। सॉरी हमारे एग्जांपल में आगे बढ़ते जाए तो कैपिटल गेन कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? तो फ्रेंड्स कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच यू आर रिसीविंग द कंपेंसेशन, मीनिंग देयर बाय इट इज प्रीवियस ईयर कौन सा? 23-24। ये ईयर नहीं होगा जिस साल में आपका ऑर्डर पास हुआ है विच इज 23-24। जिस साल में आपको कंपेंसेशन रिसीव हुआ, एक्चुअल उसका रिसीट होता है 23-24 में, उस साल में इसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा व्हाट वुड बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? तो जिस अमाउंट से आपका कंपेंसेशन एनहांस होता है वो बन जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सिंपल वर्ड्स में 20 lakhs will be your full value of consideration। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
जो भी कॉस्ट ऑफ लॉजिकल है फ्रेंड्स, एकदम लॉजिकल है, जो भी आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो पूरी पहले जब आपने ओरिजिनल कंपेंसेशन को टैक्सेबल किया था तब पूरी पहले क्लेम कर दी थी। जो भी आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो पूरा पहले आपने क्लेम कर दिया था। हमारे एग्जाम्पल में चेक करो, व्हाट वाज योर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? योर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज ₹10 लाख। तो 10 लाख में से पूरा कॉस्ट आपने ऑलरेडी पहले क्लेम कर दिया है। तो 10 लाख ऑलरेडी फ्रेंड्स आपने पहले क्लेम कर दिया है। जब 10 लाख ऑलरेडी आपने पहले क्लेम कर दिया हो, यहाँ पे चेक करो, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो इंडेक्स हो गया 23 लाख आसपास हो चुका है, वो पूरे आपने पहले क्लेम कर दिया है। तो बाद में उसमें कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। जो भी था आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो ऑलरेडी पहले इंडेक्स हो गया, फुल आपने क्लेम कर दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कुछ एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अवेलेबल होने वाला नहीं है। फ्रेंड्स कोई भी एक्सपेंडिचर होता, कोई लीगल एक्सपेंडिचर आपने इंकर किया होता फॉर गेटिंग योर कंपेंसेशन एनहांस्ड, तो उसको हम यहाँ से लेस करते हैं। वापस एक बार, ये कोर्ट में आप अपील फाइल करते हो, जो वकील का खर्चा हुआ वगैरह, जो भी ये प्रोसीडिंग्स में लीगल खर्चा हुआ उसको हम यहाँ से लेस कर पाएंगे एज अ एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। हमारे एग्जाम्पल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बट मैंने प्रोविजन आपको बता दिया फ्रेंड्स। ये कोई भी लीगल एक्सपेंडिचर होता तो हम उसको यहाँ से लेस कर देते हैं। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारा नेट कंसिडरेशन, विच इज व्हाट फ्रेंड्स, अगेन 20 लाख। मैंने पहले भी आपको बताया मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा नील, बिकॉज पूरा कॉस्ट मैंने ऑलरेडी पहले क्लेम कर दिया है फ्रेंड्स। एंड लास्ट बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, व्हाट वुड बी नेचर ऑफ कैपिटल गेन? तो कहता है एज ओरिजिनल, बिकॉज ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है जो आपको ईयर ऑफ जो साल में उसको रिसीव करेंगे उस साल में टैक्सेबल होगा। तो नेचर ऑफ कैपिटल गेन वुड बी व्हाट? एज ओरिजिनल। तो जो आपका ओरिजिनल कैपिटल गेन था वो यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला है। सो आपका फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, बिकॉज आगे भी लॉन्ग टर्म था। चेक किया फ्रेंड्स आपने, आगे भी नेचर ऑफ कैपिटल गेन क्या था? देखो, इट वॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो यहाँ पे भी वो कंटिन्यू रहने वाला है, विच इज व्हाट फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पे 20 लाख। बोलो क्लियर? होपफुली सब कुछ हमको पता चल रहा है फ्रेंड्स। चेक करो, year of taxability in which enhanced compensation is received. What is full value of consideration? Amount by which compensation is enhanced, मतलब enhanced compensation माइनस क्या करेंगे? ओरिजिनल compensation। जिस प्राइस से मुझे ये मतलब ये बेनिफिट एक्स्ट्रा मिला, जो 20 लाख से मेरा compensation enhance हुआ, वो क्या बन जाएगा? मेरा full value of consideration। What will be cost of acquisition? It would be absolutely nil। क्यों nil? Because जो भी कॉस्ट था ऑलरेडी पहले आपने क्लेम कर दिया है, वापस दूसरी बार उसको एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्लेम कर सकते नहीं हो। नेक्स्ट आएगा नेचर ऑफ कैपिटल गेन, क्या लिखो फ्रेंड्स? एज ओरिजिनल। जो आपका पहले ओरिजिनल कैपिटल गेन का नेचर था वो यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला है। एंड लास्ट आएगा लीगल एक्सपेंडिचर डिडक्टिबल। जो भी आपका लीगल एक्सपेंडिचर होगा फॉर गेटिंग योर कंपेंसेशन एनहांस्ड, उसको हम यहाँ से लेस कर देंगे फ्रेंड्स। जो हमने यहाँ से लेस किया ना, इट इज एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, उसको आप यहाँ से लेस कर सकते हो। क्लियर? एक और छोटी सी बात यहाँ पे जो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, इट इज टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फ्रेंड्स। बोलो वापस एक बार, इंटरेस्ट डिस्कशन हो चुका है। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सी होगी? ईयर इन विच इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, उस साल में उसको टैक्सेबल करने वाले हैं। तो जो आपका फ्रेंड्स इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट? हमारा इंटरेस्ट है ₹2 लाख का। ये 2 लाख कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? ये 2 लाख टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच यू आर रिसीविंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। कौन से में आपने रिसीव किया? आपने रिसीव किया उसको 23-24, तो ये टैक्सेबिलिटी आएगी इन विच प्रीवियस ईयर? इट इज प्रीवियस ईयर 23-24। एंड हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा? इट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। स्पेसिफिकली लॉ ने बोल दिया है इस इंटरेस्ट को आपको आईफोस हेड में टैक्सेबल करना है फ्रेंड्स। कितना इंटरेस्ट आपने रिसीव किया? आपने इंटरेस्ट रिसीव किया था ₹2 लाख का, तो 2 लाख की टैक्सेबिलिटी आईफोस हेड में क्रिएट होने वाली है। 2 लाख की टैक्सेबिलिटी आईफोस हेड में आने वाली है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या मिलने वाला है? 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन हम यहाँ से लेस कर देंगे। 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹1 लाख हम यहाँ से लेस कर देंगे। जो बैलेंस आपका बचेगा 1 लाख का, वो हमारे केस में टैक्सेबल होने वाला है। बोलो क्लियर? तो दिस वाज टैक्सेबिलिटी ऑफ एनहांस्ड कंपेंसेशन। कौन से ईयर में टैक्सेबल? ईयर इन विच एनहांस्ड कंपेंसेशन इज रिसीव्ड, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जिस अमाउंट से आपके कंपेंसेशन को एनहांस किया गया है वो बन जाएगा हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नील। नेक्स्ट आएगा नेचर ऑफ कैपिटल गेन एज ओरिजिनल। नेक्स्ट आएगा लीगल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है फ्रेंड्स। क्लियर? तो इंटरेस्ट के बारे में टैक्सेबिलिटी अभी एक बार वापस चेक कर लो। टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन। जो आपका ओरिजिनल कंपेंसेशन था कि एनहांस्ड कंपेंसेशन था, उसकी टैक्सेबिलिटी आईफोस हेड में आएगी। 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। एंड जो बैलेंस 50% होगा वो हमारे केस में टैक्सेबल होने वाला है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? डर? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स आपको पता है कि हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लग जाता है, उसमें थोड़ा प्रोसीडिंग्स में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है।
तो फ्रेंड्स हाईकोर्ट ने क्या किया, एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। बरोबर समझने का ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट टैक्सेबिलिटी है। हाईकोर्ट ने क्या किया, एक इंटरिम ऑर्डर पास किया कि अभी ये ऑर्डर के हिसाब से एक काम करो, 10 लाख रुपए दे दो। असेसी का जो 60 लाख का एक्चुअल कंपेंसेशन फिक्स हुआ था, साथ में उसके एफएमवी 80 लाख रुपीस थी एग्जांपल के तौर पे, तो हाईकोर्ट ने क्या बोला, अब एक काम करो 10 लाख रुपए उसको दे दो, बाद में फाइनल अमाउंट अभी नक्की करेंगे। इंटरिम ऑर्डर के हिसाब से गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया कि भाई 10 लाख अभी उसको तुम दे दो ना, बाद में फाइनल ऑर्डर जो भी हमारा होगा वो अकॉर्डिंगली हम कंप्यूट करेंगे। तो फ्रेंड्स उस 10 लाख को जो आपको मिडिल में दिए गए, पता चला अभी फ्रेंड्स फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है, समझने का ट्राई करो जो मैं कह रहा हूं वो। आपने अपील फाइल की, अपील कब फाइल की, चलो हमारे एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करते हैं। हमने अपील फाइल की, अपील फाइल कब की, हमारे एग्जांपल के साथ आप डेटा कंटिन्यू करते हैं। तो अपील फाइल की आपने 2021 में, मतलब 1 मई 2020 को आपने अपील फाइल की। 1 मई 2020 को आपने अपील फाइल की। हाईकोर्ट का फाइनल ऑर्डर, हाईकोर्ट का फाइनल ऑर्डर कब आया, हाईकोर्ट का फाइनल ऑर्डर आता है हमारे एग्जांपल में, आप चेक करो, इट इज 2 जून 2022। तो फ्रेंड 2 जून को हमारा फाइनल ऑर्डर आया, 2 जून 2022। सपोज बीच में कोई इंटरिम ऑर्डर आता है, इंटरिम ऑर्डर कब आया, एग्जांपल के तौर पे 1 जनवरी 2021 को इंटरिम ऑर्डर आया कि काम करो हम अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फाइनली कितना नक्की करने का वो फिक्स करेंगे, और भी काम करो तो मसीह को 10 लाख रुपए दे दो, चलो गवर्नमेंट फटाफट 10 लाख रुपए दे दो। तो क्या 10 लाख रुपए जो मुझे एग्जांपल के तौर पे सेम डे को अवेलेबल हो गए, वो मुझे उस साल में टैक्सेबल होंगे? उसके लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, पढ़ो एकदम ध्यान से। कंपेंसेशन रिसीव्ड इन पर्सन्स ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर, मतलब गवर्नमेंट हाईकोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया था, उसके कॉन्सिक्वेंस में मुझे क्या मिला, कंपेंसेशन, मिडल में कंपेंसेशन मुझे मिला, shall be deemed as income chargeable in the year of final order। हो ध्यान से, तो जो साल में मेरा ऑर्डर फाइनली पास होगा विच इज 2022 2023, इस साल में ये पैसा मेरा टैक्सेबल होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जिस साल में आपको इंटरिम ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में पैसा मिला उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं है। जिस साल में आपको पता चला जो मैं कह रहा हूं, जिस साल में आपको इंटरिम ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में पैसा मिला उस साल में टैक्सेबिलिटी नहीं है। ये इंटरिम ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में जो भी आपको कंपेंसेशन रिसीव होगा उसकी टैक्सेबिलिटी कब है, उसकी टैक्सेबिलिटी है इन द ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर। मतलब जिस साल में आपका ऑर्डर फाइनली पास होता है ना फ्रेंड्स, उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। ऐसा हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो भी वीडियो देख रहे हैं एकदम ध्यान से फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से कि फाइनल ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा उसकी ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सी होगी, उसकी ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी होगी इन द ईयर इन विच यू आर रिसीविंग द कंसीडरेशन। गेटिंग माय पॉइंट जो मैं समझाना चाहता हूं, इंटरिम ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में जो भी पैसा मिला उसकी ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सी है, उसकी ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी होगी इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। एंड जो फाइनल ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में कुछ एक्स्ट्रा पैसा अभी भी आपको मिलता है उसकी टैक्सेबिलिटी कब, इट इज नॉट इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, इट इज ईयर इन विच दैट अमाउंट इज रिसीव्ड। ए फ्रेंड्स, पता चला जो मैं कहना चाहता हूं, ये जो 21 में जो ये आपका ऑर्डर पास हुआ उसके कॉन्सिक्वेंस में जो पैसा मिला उसकी टैक्सेबिलिटी कब, इन द ईयर 2022-23, बट फाइनल ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में जो अभी भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है उसकी टैक्सेबिलिटी तो कब आएगी, उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी इन द ईयर इन विच यू आर रिसीविंग दैट अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन। आई थिंक पता चला फ्रेंड्स, पता चला। इंटरिम ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंस में जो भी पैसा मिलेगा उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। गेटिंग माय पॉइंट फ्रेंड्स? अभी देखो गजब गजब है फ्रेंड्स, मैंने पहले से बताया बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, आप एग्जैक्टली सिचुएशन को कोरिलेट कर पाएंगे अपने लाइफ के साथ। फ्रेंड्स हुआ क्या, हाईकोर्ट में आपने अपील फाइल की, सो हाईकोर्ट ने क्या किया, आपके कंपेंसेशन को 60 लाख से कर दिया 80 लाख। गवर्नमेंट ने शायद आपको पी भी कर दिया कंसिडरेशन, बट गवर्नमेंट देखती रहेगी। गवर्नमेंट का मानना है ये तो 70 लाख ही होना चाहिए। गवर्नमेंट का मानना है एफएमवी 80 लाख थी नहीं, एफएमवी तो आप 80 लाख मानते हो, एफएमवी 80 लाख है ही नहीं, एफएमवी तो खाली समझ लो 70 लाख है। तो फ्रेंड्स हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, सुनना केयरफुली फ्रेंड्स, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद गवर्नमेंट जाती है सुप्रीम कोर्ट में। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद गवर्नमेंट अपील फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं होना चाहिए 80 लाख का कंसिडरेशन, ये तो 70 लाख का होना चाहिए। एंड सपोज सुप्रीम कोर्ट आपके कंसिडरेशन को 80 लाख का 70 लाख कर देती है। बाप रे बाप, पता चला क्या होगा? वापस एक बार, हाईकोर्ट ने आपके कंपेंसेशन को 60 लाख से 80 लाख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कौन अपील फाइल करेगा? जो दुखी है वो। दुखी कौन है? डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट दुखी है। सो गवर्नमेंट अपील फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट में कि ये नहीं होना चाहिए 80 लाख का कंसिडरेशन, इट मस्ट बी ₹70 लाख। ओके, नाउ सुप्रीम कोर्ट ने रिडक्शन कर दिया आपके 80 लाख का 70 लाख, तो डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में लिखा होगा अकॉर्डिंगली होगा फ्रेंड्स।
तो आपको वो पैसा कंपेंसेशन का वापस करना पड़ेगा। वो तो फॉर श्योर है, गवर्नमेंट रिकवर भी करेगी उससे जो आप नहीं पे करेंगे तो। पर तकलीफ क्या है पता है, आप 80 लाख के ऊपर कैपिटल गेन भर के बैठे हो। गेटिंग माय पॉइंट? आप 80 लाख के ऊपर कैपिटल गेन भर के बैठे हो, उसका क्या? लॉ ने बोला आप चिंता ना करो, आपने जो भी एडिशनल कैपिटल गेन पे कर दिया है उसका हम रिकम्प्यूटेशन करेंगे, एंड वो रिकम्प्यूटेशन करने के बाद जो भी फाइनल आपका पैसा बचता होगा वो हम ही आपको वापस कर देंगे एज अ असेसी। आपको कोई रिकम्प्यूटेशन करने की जरूरत नहीं है, एज अ असेसी आपको कोई रिकम्प्यूटेशन करने की जरूरत नहीं है। हम खुद से उसको रिकम्प्यूट करके आपको जो भी पैसा माइनस मतलब आपको देना पड़ता होगा वो हम आपके हाथों में अवेलेबल कर देंगे। चेक करो, रिडक्शन ऑफ एनहांस्ड कंपेंसेशन क्या हुआ? where capital gain has been charged on compensation received by the assessee for compulsory acquisition of any capital asset or enhanced compensation received by assessee। सिंपल वर्ड्स में आपने ओरिजिनल कंपेंसेशन जो रिसीव किया था और एनहांस्ड कंपेंसेशन जो रिसीव किया था वो टैक्सेबल हो चुका है, एंड सब्सिक्वेंटली सच कंपेंसेशन इज रिड्यूस्ड बाय एनी कोर्ट ने उसको रिडक्शन किया, ट्रिब्यूनल और एनी अदर अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी है जो इसको रिडक्शन कर सकती है तो उस अथॉरिटी ने उसको रिड्यूस कर दिया। The assessed capital gain of that year shall be recomputed। क्यों रिकम्प्यूटेशन करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मैंने ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स पे कर दिया है तो उसमें क्या आना चाहिए? रिडक्शन। बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिड्यूस्ड अमाउंट। बट ये हमको रिकम्प्यूट नहीं करना है, वो डिपार्टमेंट हमको रिकम्प्यूटेशन करके देगा, एंड दिस रिकम्प्यूटेशन शैल बी डन बाय वे ऑफ रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 155। ये सीए फाइनल में हम उसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इनटू असेसमेंट प्रोसीजर। अभी इतना समझो, डिपार्टमेंट उसका रिकम्प्यूटेशन करके हमको देने वाला है। बोलो क्लियर? एकदम चकाचक, प्रोविजंस एकदम मगज में फिट हो चुके हैं। एक लास्ट पॉइंट, बट गजब पॉइंट है। मामला हाई कोर्ट में था, आप गए थे फॉर द पर्पज ऑफ एनहांस्ड कंपेंसेशन। समझ में आया? मामला हाई कोर्ट में था, 60 लाख का आपको 80 लाख करवाना था, मामला हाई कोर्ट में था, आप गए थे फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग योर कंपेंसेशन एनहांस्ड। बट हाई कोर्ट तो पता ही फ्रेंड्स 25-30 साल 50 साल तो हो जाते हैं नॉर्मल, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये पैसा जब हाई कोर्ट फिक्स करता है एंड गवर्नमेंट जब पैसा आपको वापस करती है, मतलब गवर्नमेंट जब पैसा आपको ये एनहांस्ड कंपेंसेशन का अवेलेबल करती है, तब तो बेचारा ट्रांसफरर था ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? सपोज हम दीपू के एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करें तो दीपू हो चुकी थी मतलब 108 ईयर्स की, मतलब ऊपर बेचारी चल बसी थी, वो थी ही नहीं, बट उसके जो लीगल हेयर्स थे, समझे आप, उसके जो लीगल हेयर्स, उसके जो सन डॉटर थे, उसको ये पैसा रिसीव हुआ, तो क्या उसको मतलब उनके हैंड्स में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी? क्वेश्चन पता चला? वापस एक बार, जब ये पैसा रिसीव होता है तब ट्रांसफरर बेचारा रहता ही नहीं है, ट्रांसफरर है ही नहीं, तो टैक्सेबिलिटी किसके हैंड्स में आएगी? कौन उसके लिए टैक्सेबल होगा? तो डेथ ऑफ ट्रांसफरर इज द पॉइंट। It is possible that transferor may die before he receives the enhanced compensation। तो जब आप रिसीव करते हो enhanced compensation तब आप हो ही नहीं उसको रिसीव करने के लिए, तो क्या होगा? In that case enhanced compensation or consideration will be chargeable to tax in the hands of the person who received the same। मतलब जो उसको एक्चुअल रिसीव करेगा उसके हैंड्स में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी, जो उसको एक्चुअल रिसीव करेगा उसके हैंड्स में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। जो लीगल हेयर्स होंगे जनरली सन डॉटर जो भी उसके अवेलेबल होंगे, जो उसको रिसीव करेंगे उसके हैंड्स में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है फ्रेंड्स। क्लियर? एक और क्वेश्चन हम ट्राई करें इस पर्टिकुलर प्रोविजंस को समझने के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोविजंस को एकदम मगज में फिट करने के लिए। उसके पहले फ्रेंड्स 3-4 एलिमेंट है जो हमको मगज में फिक्स करना है इन रिलेशन टू कंपल्सरी एक्विजिशन फ्रेंड्स। फर्स्ट डिस्कशन था इन रिलेशन टू कंपल्सरी एक्विजिशन, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, इनिशियल कंपेंसेशन फर्स्ट रिसीव्ड, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फिक्स्ड, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी फ्रॉम एक्विजिशन से लेके कंपल्सरी एक्विजिशन, मतलब आपका एक्चुअल परचेस से लेके कंपल्सरी एक्विजिशन। ईयर ऑफ इट वुड बी टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, जो साल में आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हेड ऑफ इनकम, इट वुड बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड 50% का आपको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन। एनहांस्ड कंपेंसेशन टैक्सेबिलिटी विल बी इन द ईयर ऑफ इट्स एक्चुअल रिसीट, जिस साल में कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ उस साल में टैक्सेबिलिटी नहीं है, जिस साल में आप उसको रिसीव करोगे उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। पॉइंट नंबर 2, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन दैट यू आर एक्चुअली रिसीविंग इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जो आपका एनहांस्ड कंपेंसेशन जिस प्राइस से मतलब जिस अमाउंट से आपका कंपेंसेशन एनहांस होता है वो प्राइस हमारी क्या बन जाएगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नेक्स्ट आएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पूरे पूरा पहले क्लेम करके बैठे हो तो वो यहाँ पे हो जाएगा नील। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स नेचर ऑफ कैपिटल गेन, क्या कंसिडर करेंगे एज ओरिजिनल। ओके, नेक्स्ट आएगा लीगल एक्सपेंडिचर, जो भी आपने इंकर किए होंगे फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग योर कंपेंसेशन एनहांस्ड, उसको हम क्या कर देंगे यहाँ से लेस। नेक्स्ट आएगा
इंटरिम ऑर्डर से, सुनना केयरफुली, इंटरिम ऑर्डर से जो आपको लेटर से कोई मिला है कंसिडरेशन, कोई मिला है कंपेंसेशन, उसकी टैक्सेबिलिटी कौन से ईयर में आएगी, इसकी टैक्सेबिलिटी आएगी इन द ईयर ऑफ फाइनल ऑर्डर। नेक्स्ट आएगा रिडक्शन ऑफ कंपेंसेशन, जो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी हायर अथॉरिटी उसको रिडक्शन करती है तो डिपार्टमेंट रिकम्प्यूटेशन करके आपको कैपिटल गेन आपको बताने वाला, जो भी रिफंड होगा वो आपको अवेलेबल होने वाला है। एंड जो ट्रांसफर की डेथ हो जाती है इन दिस ड्यूरेशन, तो जो उसको मतलब जो कंपेंसेशन को एक्चुअल रिसीव करेगा उसके एंड्स में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है फ्रेंड्स। क्लियर? एक और क्वेश्चन जो हमारे कंसेप्ट को और क्लियर करेगा फ्रेंड्स, चलो चेक करते हैं। असेट अक्वायर्ड बाय मिसेस दीपूषा on 1st May 1994, तो असेट वॉज अक्वायर्ड ऑन 1st May 1994, तो ईयर कौन सा हुआ फ्रेंड्स? इट इज 94-95 फॉर रुपीज वॉट? फॉर रुपीज 4 लाख। तो 4 लाख में इस असेट को हमने अक्वायर किया था फ्रेंड्स। FMV ऑफ असेट एज ऑन 1st April 2001 वॉज रुपीज 6 लाख, तो 6 लाख उसकी क्या थी? फेयर मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट आएगा असेट वॉज कंपल्सरीली अक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 1st May 2015, मतलब 15-16 में क्या हुआ फ्रेंड्स? उस असेट का कंपल्सरी एक्विजिशन। नेक्स्ट था फ्रेंड्स कंपेंसेशन फिक्स्ड, गवर्नमेंट ने कितना फिक्स किया कंपेंसेशन? इट वाज रुपीज 4040 लाख का गवर्नमेंट ने फिक्स किया कंपेंसेशन कंसीडरेशन। उसमें से रिसीव कब हुआ? अब देखो फ्रेंड्स, उसमें से 10 लाख रिसीव हुआ इन प्रीवियस ईयर 17-18 एंड 30 लाख रिसीव हुआ इन प्रीवियस ईयर 19-20। तो 2 इंस्टॉलमेंट में आपको ये पैसा रिसीव होता है। प्रीवियस ईयर 17-18 में रुपीज 10 लाख एंड प्रीवियस ईयर 19-20 में रुपीज बैलेंस ऑफ रुपीज 30 लाख। आपको मिला इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन रुपीज 50,000। बोलो क्लियर? प्रोविजन हमारे मन में एकदम क्लियर हो चुके हैं, एकदम परफेक्टली आप आंसर देने का ट्राई करना फ्रेंड्स। चलो आंसर देने का ट्राई करो। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सी होगी? पहले दीपू के एंड्स में इसकी टैक्सेबिलिटी आएगी अंडर विच हेड ऑफ इनकम? इट वुड बी फ्रेंड्स हेड कैपिटल गेन, जिसमें ये अमाउंट टैक्सेबल होने वाली है। इट वुड बी विच प्रीवियस ईयर? ये प्रीवियस ईयर फ्रेंड्स होगा। इट वुड बी बोलो जिस साल में असेट को कंपल्सरी एक्वायर किया वो ईयर, विच इज 15-16 के इट इज रिसीट ऑफ कंपेंसेशन फॉर द पर्पज ऑफ फर्स्ट टाइम, मतलब इनिशियल कंपेंसेशन फर्स्ट रिसीव्ड इट इज इन विच ईयर फ्रेंड्स? 17-18, मतलब 17-18 में हमको पहली बार ये मिला है रिसीट ऑफ कंसीडरेशन, रिसीट ऑफ कंपेंसेशन, तो उस साल में टैक्सेबिलिटी आएगी। इट इज नॉट द ईयर इन विच असेट इज कंपल्सरीली एक्वायर्ड विच इज 15-16, बट इट वुड बी द ईयर इन विच यू आर रिसीविंग द कंसीडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ फर्स्ट टाइम, योर कंपेंसेशन फॉर द पर्पज ऑफ फर्स्ट टाइम। मीनिंग देयर बाय ईयर कौन सा होगा फ्रेंड्स? 17-18। तो हमारा प्रीवियस ईयर होगा कैलकुलेशन का, इट वुड बी फ्रेंड 17-18। बोलो क्लियर? चलो शुरू करते हैं। हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जितना कंपेंसेशन गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, कितना फिक्स किया था कंपेंसेशन? इट वाज 4040 लाख, तो 40 लाख हमारे लिए क्या बन जाएगा? इट वुड बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो 40 लाख बिकम्स व्हाट? अवर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। लेस करेंगे एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, कोई भी आपका खर्चा होगा उसको हम यहाँ से लेस कर देंगे। यहाँ पे ऐसी कोई खास इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आएगा हमारा नेट कंसीडरेशन। नेट कंसीडरेशन कितना होगा? इट विल बी 4040 lakhs। असेट हमारी लॉन्ग टर्म है क्या शॉर्ट टर्म है? आप चेक कर सकते हो। असेट हमने अक्वायर की थी 1st May 1994, उसका कंपल्सरी एक्विजिशन होता है ईयर 15-16 में। मीनिंग देयर बाय ये असेट यहाँ पे प्रॉपर्टी है, मतलब असेट अक्वायर यहाँ पे समझो एग्जांपल के तौर पे प्रॉपर्टी थी कोई, तो उससे उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? इट वुड बी 24 मंथ्स, 36 मंथ्स भी कंसिडर शायद हम कर भी लेते हैं, तो भी असेट तो क्या हो जाती है फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म। बट यहाँ पे असेट का मतलब हम समझेंगे कोई बिल्डिंग था फ्रेंड्स। क्लियर? तो सपोज हाउस प्रॉपर्टी थी, तो असेट यहाँ पे नेचर का क्या हेल्ड करती है? इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। सो उसके जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा? इंडेक्सेशन। तो हम लेस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, तो लेस कर दिया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद हमको मिलेगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड नेगेटिव आएगा तो क्या होने वाला है? लॉस। क्लियर? चलो कंप्यूटेशन करते हैं। index cost of acquisition. Friends, what is index cost of acquisition? It is, friends, first of all cost of acquisition. What is cost of acquisition? Cost of acquisition, if asset is acquired before 1st April 2001, बरोबर? If asset is acquired before 1st April 2001, तो asset was acquired before 1st April 2001, absolutely yes. तो assets you have option either to go for actual cost or FMV as on 1st April 2001. क्या करेंगे? whichever is higher. Okay, तो what seems to be are obviously rupees 6 lakhs. तो 6 lakhs यहाँ पे फ्रेंड्स हायर आ गया, तो 6 lakhs हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
multiplied by transfer year index number, which is my transfer year. My transfer year is friends 1516. तो 1516 का इंडेक्स नंबर हमको कंसीडर करना पड़ेगा. तो 1516 का इंडेक्स नंबर कितना है? इट इज फ्रेंड्स 254. इस 1516 का इंडेक्स नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे क्या था, इट वॉज 254. तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 254 को फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई बाय 254 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, इट वुड बी 100, बिकॉज बेस ईयर इंडेक्स नंबर हमारा 100 होता है फ्रेंड्स. क्लियर? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करेंगे, इट वुड बी 6 lakhs ऑफ रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 254 डिवाइडेड बाय 100, इट कम्स टू फ्रेंड्स 15,24,000. मतलब 15,24,000 becomes what? Our index cost of acquisition 15,24,000. तो 40 lakhs में से लेस कर देंगे हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो बचेगा 24,76,000 इज व्हाट फ्रेंड्स अवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. एंड जो नेगेटिव आएगा तो क्या होने वाला है, ये लॉस. बोलो क्लियर? ये पॉजिटिव आया, सो हमारा कैपिटल गेन हो गया 24,76,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इन कंटिन्यूएशन विथ अबव क्वेश्चन, देखो क्या हुआ. अपील टू हाई कोर्ट वॉज मेड फॉर एनहांसमेंट ऑफ कंपेंसेशन. मतलब दीपू खुश नहीं थी फॉर व्हाट पर्पज? फॉर द पर्पज ऑफ अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन विच वॉज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट. व्हाट अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन वॉज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट? इट वॉज रुपीज 4040 lakhs. सो उससे वो खुश नहीं थी. ओके तो क्या किया, तो उसने अपील फाइल की फॉर द पर्पज ऑफ एनहांसिंग हर कंपेंसेशन. तो हाई कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, यहाँ पे एज नहीं आना चाहिए, इट शुड बी फ्रेंड्स हाई कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर एनहांसिंग द कंपेंसेशन ऑन 1 May 2025. तो 1 May 2025 को ऑर्डर पास हुआ, विच ईयर? इट इज प्रीवियस ईयर 25-26 को ये ऑर्डर पास किया जाता है. एनहांसिंग कंपेंसेशन टू रुपीज 50 lakhs. मतलब जो पहले 40 lakhs था वो इंक्रीज होके हो गया है 50 lakhs. इट इज नॉट बाय, यहाँ पे बाय लिखा होता तो 40 lakhs का हो गया 90 lakhs. समझे आप? यहाँ पे 40 lakhs का हो गया 50 lakhs. मतलब एनहांसमेंट इज बाय व्हाट? इट इज 10 lakhs. मतलब जो पहले 40 lakhs का था हमारा कंसिडरेशन, वो एनहांस होकर कर दिया गया 50 lakhs. मतलब एनहांसमेंट इज बाय व्हाट? 10 lakhs. Okay, this enhanced compensation is received on 1 May 2026. मतलब which year? 26-27, जिसमें आप क्या रिसीव करते हो, ये आपका एक्चुअल कंसिडरेशन जो एनहांस हुआ है रुपीज 10 lakhs फ्रेंड्स. ओके, interest was also received on enhanced compensation, rupees 70,000 was also received on the same day फ्रेंड्स. आगे भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमको करना था जो रह गया फ्रेंड्स. 50,000 का जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ उसकी भी टैक्सेबिलिटी आएगी फ्रेंड्स. इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा अंडर हेड हाई फोर्स. आप भूल मत जाना फ्रेंड्स, हाई फोर्स में टैक्सेबल होगा कितना? 50,000. बट 50,000 में से हमको पता है आपको क्या मिलने वाला है, 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो 50% यहाँ से लेस कर देंगे 25,000. तो जो हमारे पास फाइनली 25,000 बचा उसकी टैक्सेबिलिटी कौन से हेड में आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. क्लियर? दो इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज 24,70,000 एंड यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ गया रुपीज 25,000. चलो ये कंसिडर करते हैं. हमारा एनहांस्ड कंपेंसेशन कब आपको रिसीव हुआ? आपको रिसीव होता है 26-27 में. भले आपका ऑर्डर पास हुआ था 25-26, बट उसकी टैक्सेबिलिटी कौन से ईयर में फॉल होगी? इट वुड बी 26-27 इन द ईयर इन विच यू आर रिसीविंग योर एनहांस्ड कंपेंसेशन. तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीवियस ईयर कौन सा लिखूँ मैं? यहाँ पे प्रीवियस ईयर मुझे मेंशन करना पड़ेगा. दीपू के हैंड्स में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी. दीपू के हैंड्स में प्रीवियस ईयर कौन सा होगा फ्रेंड्स? इट वुड बी 26-27. जिस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है इट इज़ 26-27. हेड कौन सा होने वाला है फ्रेंड्स? कैपिटल गेन. चलो शुरू करते हैं. अवर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. व्हाट अमाउंट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इज देयर? तो फ्रेंड्स हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होगा जो आप चेक कर सकते हो इस फ्रेंड्स रुपीज 40 lakhs से 50 lakhs हुआ तो इट इज एनहांस्ड बाय रुपीज 10 lakh. तो ये 10 lakhs हमारा हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. कोई भी लीगल एक्सपेंडिचर होता तो वो भी फ्रेंड्स हम यहाँ से लेस कर देते, बट ऐसा कोई लीगल एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन हमारे पास एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स. नेक्स्ट आएगा हमारे पास नेट कंसीडरेशन. कितना होगा हमारा फ्रेंड्स नेट कंसीडरेशन? इट विल बी रुपीज 10 lakh. लेस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो यहाँ पे कितना होने वाला है? नील. बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी पहले था वो फुल हमने पहले क्लेम कर दिया होगा, तो यहाँ पे आपका एक्विजिशन कितना हो जाएगा? नील. एंड नेचर ऑफ कैपिटल गेन एज ओरिजिनल. आगे क्या था आपका? इट वॉज लॉन्ग टर्म. सो ये भी क्या होने वाला है फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. नेगेटिव आएगा तो लॉस.
यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, इट इज़ पॉजिटिव एंड 99% तो पॉजिटिव ही आएगा अनलेस अदरवाइज आपका एक्सपेंडिचर एफसी से ज़्यादा हो जाए, पता चला। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा विच इज़ रुपीज़ 10 लाख। फ्रेंड्स आपका जो इंटरेस्ट आएगा उसका हेड कौन सा होगा, इट वुड बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अमाउंट आपने जो रिसीव की है वो 70,000 की है, बट 70,000 की टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, उसमें से लेस कर देंगे 50% ऑफ वॉट, स्टैंडर्ड डिडक्शन 35,000 रुपीज़ को लेस कर देंगे, जो 35 फाइनली बचा वो क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का इंटरेस्ट टैक्सेबल। तो लॉन्ग टर्म गेन यहाँ पे टैक्सेबल होगा ₹10 लाख एंड आईफोस टैक्सेबिलिटी आएगी ₹35,000 रुपीज़। फ्रेंड्स बोलो क्लियर। तो दिस वॉज इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ अवर कंपल्सरी एक्विजिशन। फ्रेंड्स होपफुली सब कुछ हमारे मन में क्लियर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास कंसेप्ट में प्रोविजंस में आगे बढ़ते हुए, इट इज़ फ्रेंड्स इंश्योरेंस कंपेंसेशन। अभी समझो फ्रेंड्स, सपोज आपने कोई बिल्डिंग का इंश्योरेंस लिया, बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। वो बिल्डिंग का जब आपने इंश्योरेंस लिया उसका प्रीमियम का पेमेंट आपने किया होगा। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स पता है, कोई भी रीज़न से आपके बिल्डिंग का डैमेज हुआ, आपके बिल्डिंग का डिस्ट्रक्शन हो गया, आपका बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गया, डिमोलिश हो गया। सर क्यों डिमोलिश हुआ, सपोज नेचुरल कैलामिटी हुई, सपोज आग लगी, फायर एक्सप्लोजन हो गया, एग्जांपल के तौर पर राइट सिविल डिस्टर्बेंस में आपके बिल्डिंग को डैमेज डिस्ट्रक्शन हो गया, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी कंपेंसेशन। इंश्योरेंस कंपनी जो आपको पे करती है कंपेंसेशन, उसकी टैक्सेबिलिटी भी कैपिटल गेन हेड में आने वाली है। समझे अब क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी जो आपको पे करने वाली है कंपेंसेशन फॉर द पर्पस ऑफ डैमेज टू योर बिल्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ योर बिल्डिंग और डिमोलिशन ऑफ योर बिल्डिंग, तो जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी कंपेंसेशन, उसकी भी टैक्सेबिलिटी हमारे कैपिटल गेन हेड में आने वाली है। फ्रेंड्स दो मेथड से आपको पे किया जा सकता है कंसीडरेशन। फर्स्ट मोड होगा, फर्स्ट मेथड होगा, आपको मॉनेटरी रिसीट होगी ऑफ कंसीडरेशन, मतलब आपको 50 लाख रुपए मिले, आपको 1 करोड़ रुपए मिले, ऐसा बैंक अकाउंट में आपको पैसे आएंगे। सिंपल वर्ड्स में मॉनेटरी टर्म्स में आपको ये पैसा दिया जाएगा। सेकंड ऐसा भी तो हो सकता है कि बिल्डिंग का सामने नया बिल्डिंग आपको अवेलेबल करवा दे, इट इज सो पॉसिबल। हमको तो हर एक एंगल से फ्रेंड्स एक्सेबिलिटी सोचनी पड़े ना। ओके तो फ्रेंड्स इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दो मेथड से पे किया कंसीडरेशन। फर्स्ट मोड ऑफ कंसीडरेशन वाज लाइक एग्जांपल के तौर पे आपको पैसा मिल गया, आपको मॉनेटरी अमाउंट मिल गई। सेकंड में आपको क्या मिला, असेट मिला, असेट के सामने आपको असेट मिली। तो दोनों केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी उसका डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे इनटू इंश्योरेंस कंपेंसेशन। फर्स्ट पॉइंट, वेयर एनी पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेयर एनी पर्सन रिसीव्स एनी मनी और अदर असेट्स। देखो दो मेथड से आपको मिल सकता है कंपेंसेशन। फर्स्ट मोड इज मनी, सेकंड इज व्हाट, अदर असेट्स। तो दो मोड से जब आपको मिलता है पैसा के अदर असेट अंडर एनी इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल असेट। मतलब योर कैपिटल असेट इज डैमेज्ड, योर कैपिटल असेट इज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्टेड। क्यों ऐसा हुआ, डैमेज क्यों हुआ प्रॉपर्टी को, कैपिटल एसेट को डैमेज क्यों हुआ, तो एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर। इसको एक वर्ड में बोलना हो तो ऐसा बोल सकते हैं नेचुरल डिजास्टर। बरोबर समझने का ट्राई करें फ्रेंड्स। तो ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर आपके कैपिटल एसेट को डैमेज होता है, आपके कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है कंपेंसेशन। नंबर 2, रायट और सिविल डिस्टर्बेंस। तो सेकंड रीजन इज फ्रेंड्स रायट और सिविल डिस्टर्बेंस। मतलब ड्यू टू रायट्स, ड्यू टू सिविल डिस्टर्बेंस आपके प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, आपके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन, मतलब आपके प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट किया जाता है। और एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, मतलब प्रॉपर्टी में आग लगती है, उस रीजन से आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, नुकसान होता है, एंड आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या पे करती है, कंपेंसेशन। और बिकॉज एक्शन टेकन बाय एनिमी और एक्शन टेकन इन कॉम्बेटिंग एन एनिमी वेदर विथ और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। सिंपल वर्ड्स में वॉर। क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल समझने का ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल के तौर पे समझो, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है फ्रेंड्स। हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स इंश्योरेंस कंपेंसेशन। तो अवर डिस्कशन इज ऑन फ्रेंड्स इंश्योरेंस कंपेंसेशन। तो फ्रेंड्स अभी क्या हुआ समझो। एग्जांपल के तौर पे ये इंडिया है, मेरा ड्राइंग बहुत बोगस है फ्रेंड्स। सपोज ये चाइना है, एग्जांपल के तौर पे मेरा बिल्डिंग यहाँ पे है, ये मेरा बिल्डिंग हो गया फ्रेंड्स, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, समझो लगभग 1 आध लाख फ्लोर का मेरा बिल्डिंग है। तो ये मेरा बहुत बड़ा बिल्डिंग है।
हम इंडिया शांत प्रिय कंट्री है, मतलब हम पीस में मानते हैं, इट इज़ पीसफुल कंट्री। हम सामने से कभी युद्ध नहीं करते, हम सामने से कभी वॉर नहीं करते। हाँ, बट जो सामने वाला वॉर करेगा तो हम उसको समझा देंगे हमारे पास क्या ताकत है, ओके, बट हम सामने से कभी वॉर नहीं करेंगे। हम वी आर अ पीसफुल कंट्री। फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस हमारा यही ओपिनियन रहा है। हुआ क्या, चाइना वालों को थोड़ी जेलस हो गई हमसे कि इंडिया क्यों आगे बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, चाइना वालों ने क्या किया, यहाँ से मिसाइल छोड़ी, बरोबर समझने का ट्राई करो, यहाँ से मिसाइल छोड़ी, यहाँ पे मिसाइल गिरी, मतलब मेरे समझो ना लगभग 30,000 फ्लोर जितने गिर गए। 1 लाख फ्लोर का बिल्डिंग था, उसमें 30,000 फ्लोर मेरे गिर गए। मेरे प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, मेरे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ। हम इंडिया वाले बैठे रहेंगे, बहुत अच्छी मिसाइल थी, जोरदार चाइना, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, कीप इट अप। ऐसा नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम उसको कॉम्बैट करेंगे, हम उसके सामने उसका रिस्पॉन्स देंगे। तो हमारी मिसाइल थी इंडिया की, उस इंडिया ने मिसाइल छोड़ी यहाँ पे, तो मेरे और 50,000 फ्लोर गिर गए। फ्रेंड्स, बचे कितने, खाली 20,000 फ्लोर मेरे बच गए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इन दिस सिनेरियो हमने क्या किया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक्शन टेकन बाय एनिमी, देखो वर्ड्स में भी ऐसा दिखता है कि पहले वो एक्शन लेंगे तो हम उसको कॉम्बैट करेंगे। पता चला, एक्शन टेकन बाय एनिमी, पहले क्या लिखा, एक्शन इज टेकन बाय एनिमी और एक्शन टेकन इन कॉम्बैटिंग एन एनिमी, मतलब वो हमको हैरान करेंगे तो हम उसको हैरान कर देंगे, बट हम सामने से कभी हैरान नहीं करेंगे। तो वर्ड्स में भी झलक दिखती है, प्रोविजन में भी झलक दिखती है, कम सामने से कभी वॉर करने वाली कंट्री नहीं है। तो बिकॉज ऑफ एक्शन टेकन बाय एनिमी और एक्शन टेकन इन कॉम्बैटिंग एन एनिमी, वेदर विथ और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, मतलब वॉर डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, इन दिस सिनेरियो वो इंश्योरेंस कंपनी जो मुझे पे करती है कंपेंसेशन, उसकी टैक्सेबिलिटी हमारे हैंड्स में आने वाली है। फ्रेंड्स, क्लियर? वापस एक बार, इंश्योरेंस कंपनी हमको पे करती है कंपेंसेशन आइदर इन मनी और बाय वे ऑफ असेट। तो मुझे मनी भी पॉसिबल मिल सकता है, मुझे असेट भी पॉसिबिलिटी मिल सकती है। क्यों मुझे मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, कैपिटल असेट का डैमेज का रीजन क्या क्या था? तो फ्रेंड्स, 4 अलग अलग रीजन थे जो हम बाइफर्केशन कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रेंड्स नेचुरल डिजास्टर, देन इज फ्रेंड्स राइट, सिविल डिस्टर्बेंस, देन इट वुड बी फ्रेंड्स फायर, एंड लास्ट इज फ्रेंड्स वॉर। मतलब एनिमी ने हमारे ऊपर हमला किया, उसको कॉम्बैट करने के लिए हमने उसके ऊपर हमला किया, बट प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया, वो प्रॉपर्टी का पे इंश्योरेंस कंपनी ने किया कंपेंसेशन, उस कंपेंसेशन की टैक्सेबिलिटी हमारे केस में आने वाली है। फ्रेंड्स, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, बोलो कौन से ईयर में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी? जिस साल में प्रॉपर्टी डैमेज हुई कि जिस साल में कंपेंसेशन मिला। बोलो लॉजिक क्या है? जिस साल में प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, क्या उस साल मेरे पास कोई पैसे आए कि मैं उसमें से कैपिटल गेन भरूं? आंसर इज ना। तो विच विल बी द ईयर इन विच सच अमाउंट विच आई एम रिसीविंग इज टैक्सेबल इज द ईयर इन विच इट इज ट्रांसफर्ड, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट के रिसीट ऑफ कंपेंसेशन। बोलो लॉजिकली क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी लॉजिकली रिसीट ऑफ कंपेंसेशन और रिसीट ऑफ द पर्टिकुलर असेट। चेक करो टैक्सेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। बाद में प्रिंसिपल्स लिखूंगा फ्रेंड्स में, एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम रिसीट ऑफ सच मनी और असेट। असेट होगी तो उसकी कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? आगे लिखा ही हुआ है, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू विल बिकम व्हाट? आवर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ओके, शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर हेड कैपिटल गेन्स एंड शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ सच पर्सन। उस पर्सन की इस इनकम हम उसको उस पर्सन की इनकम हम ट्रीट करने वाले हैं फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच सच मनी और अदर असेट वॉज रिसीव्ड। मतलब जिस साल में आपको ये मनी के अदर असेट का एक्चुअल रिसीट होता है, उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। फ्रेंड्स, तो क्या लिखूं ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी? इट इज रिसीट ऑफ मनी और असेट फ्रॉम हुम इट इज फ्रेंड्स इंश्योरेंस कंपनी। मतलब इंश्योरेंस कंपनी जब ये आपको पैसा देती है, जब ये आपको असेट प्रोवाइड करती है, उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। फ्रेंड्स, क्लियर? नंबर 2, व्हाट वुड बी द फ्रेंड्स फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? तो फ्रेंड्स, हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा? बरोबर समझो, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48, मतलब कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, द वैल्यू ऑफ एनी मनी की जो वैल्यू होगी, 1 लाख की वैल्यू 1 लाख रुपए होती है, इंपॉर्टेंट है। एफएमवी ऑफ अदर असेट ऑन द डेट ऑफ सच रिसीट शैल बी डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। मतलब जो मनी की वैल्यू है वो प्लस मुझे असेट मिली है, तो असेट की एफएमवी ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द पर्टिकुलर असेट है, वो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। received or occurring as a result of transfer of such capital asset will be regarded as what friends? my full value of consideration। मतलब मनी होगी तो मनी की वैल्यू, एंड असेट होगी तो उसका क्या कंसीडर करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच असेट विल बिकम व्हाट? अवर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो व्हाट वुड बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? तो देखो फ्रेंड्स, मनी रिसीव हुआ होगा तो वैल्यू ऑफ सच मनी, मतलब वो तो सेम टू सेम ही होती है फ्रेंड्स, एंड जो असेट मिली होगी तो फ्रेंड्स एफएमवी ऑफ असेट
कौन से दिन की एफएमवी कंसीडर करने की? ऑन द डेट ऑफ इट्स रिसिट। जो दिन आपको ये असेट रिसीव होती है उस दिन का आपको एफएमवी कंसीडर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? डन। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पीरियड ऑफ होल्डिंग। जो दिन आपने असेट को अक्वायर किया था एंड जो दिन आपके असेट का डिस्ट्रक्शन हुआ। वापस एक बार, जो दिन आपने असेट को अक्वायर किया था एंड जो दिन आपके असेट का डिस्ट्रक्शन हुआ वो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा, एंड नॉट द ईयर इन विच यू आर रिसीविंग द कंसीडरेशन और रिसीविंग द कंपेंसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा हो सकता है असेट का डिस्ट्रक्शन 16-17 में हुआ, आपको इंश्योरेंस कंपनी ने कब पे किया कंसीडरेशन? 19-20 में। गेटिंग माय पॉइंट? कोई एक ईयर में डिस्ट्रक्शन हुआ, कोई एक ईयर में आपको कंपेंसेशन रिसीव हुआ, ऐसा पॉसिबल है, तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा जिस दिन प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? एंड अकॉर्डिंगली आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी वहां तक लिमिटेड होगा फ्रेंड्स। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ कैपिटल गेन, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? इट वुड बी फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो दिन प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है और जो दिन प्रॉपर्टी को डैमेज होता है उस दिन तक का हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसीडर किया जाएगा फ्रेंड्स। सिमिलरली दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंडेक्सेशन। तो ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल में आपने उसको अक्वायर किया, से लेके ईयर ऑफ व्हाट? डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू पर्टिकुलर property and not the year in which you are receiving the amount of actual consideration or compensation. क्लियर? तो ये हो गया हमारा टैक्सेबिलिटी। एक बार लास्ट टाइम रिकैप्चुलेशन कर ले फास्टेस्ट। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, जिस साल में आप पैसा रिसीव करोगे, जिस साल में आप असेट रिसीव करोगे उस साल में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। पॉइंट नंबर 2, व्हाट विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? मनी होगा तो जो मनी की वैल्यू होगी वो होगा हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, एंड जो असेट होगी तो असेट की एफएमवी ऑन द डेट ऑफ इट्स रिसीट विल बिकम व्हाट? अवर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। पीरियड ऑफ होल्डिंग, इंडेक्सेशन, परचेज से लेके उसका जब भी कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन डैमेज होता है, वहां तक हम पीरियड कंपेयर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, फॉर द पर्पस ऑफ इंडेक्सेशन ऑल्सो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टैक्सेबिलिटी डिस्कस हो गई। छोटा सा क्वेश्चन हमारी कंटेंट को और मजबूत करने के लिए, हमारा कंटेंट और एकदम परफेक्ट करने के लिए, पर उसके पहले ये क्वेश्चन ट्राई करें। उसके पहले ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट इन अ रोड एक्सीडेंट और सिंकिंग ऑफ शिप, टैक्सेबल और नॉट? फ्रेंड्स, कोई भी कैपिटल असेट जो मैं रोड ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था उसमें डैमेज हुई, उसमें उसका डिस्ट्रक्शन हुआ कि शिप के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था एंड शिप बेचारी डूब गई, शिप सिंक हो गई, उसमें प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, तो क्या उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी? फ्रेंड्स, इंश्योरेंस कंपेंसेशन की टैक्सेबिलिटी खाली 4 केस में है। बराबर समझने का ट्राई करो। इंश्योरेंस कंपेंसेशन की टैक्सेबिलिटी खाली 4 केस में है। कौन से 4 केस में है? नेचुरल डिजास्टर, चेक करो, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर। फर्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर, सेकंड इज रॉयल सिविल डिस्टर्बेंस, सेकंड इज फायर एंड देन इज वॉर। इस 4 कॉन्सिक्वेंस से आपके प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, आपके प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ एंड आपको मिलता है इंश्योरेंस कंपेंसेशन, तब जाके उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी, अदरवाइज उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है। फ्रेंड्स, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये 4 रीजन से आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, ये 4 रीजन से आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन हुआ, आपकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ तो ही टैक्सेबिलिटी आएगी। रोड एक्सीडेंट हमारे 4 सिचुएशन में कवर नहीं होता, सिंकिंग ऑफ शिप आगे की 4 सिचुएशन में कवर नहीं होता, उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है, बिकॉज ये 4 सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन में फॉलो होता नहीं है। फ्रेंड्स, एकदम इंपॉर्टेंट था एग्जाम पर्सपेक्टिव भी। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारी क्लैरिटी को मजबूत करेगा फ्रेंड्स। आओ जरा चेक करते हैं। मिस कियारा परचेज्ड हाउस प्रॉपर्टी, फ्रेंड्स ये मिसिस कियारा परचेज हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 मई 2010 फॉर ₹10 लाख। मतलब उसकी प्रॉपर्टी का परचेज हुआ है कब? 10-11 में। 10-11 में उसने प्रॉपर्टी को परचेज किया था। फॉर व्हाट अमाउंट? इट इज ₹10 लाख। फ्रेंड्स, हाउस प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रक्टेड इन अर्थक्वेक ऑन 2 जुलाई 2015। मतलब 15-16 में उसके प्रॉपर्टी को उसकी प्रॉपर्टी अर्थक्वेक में डिस्ट्रक्ट हो गई। इंश्योरेंस कंपेंसेशन वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। मतलब 16-17 में आप क्या रिसीव करते हो? उसका एक्चुअल कंसिडरेशन ऑफ ₹2323 लाख। तो क्या उसकी टैक्सेबिलिटी? आओ जरा उसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट, मिस कियारा के एंड्स में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी, बरोबर समझने का ट्राई करो। हेड कौन सा होगा? इट वुड बी फ्रेंड्स कैपिटल गेन, जिसमें इस अमाउंट को हम टैक्सेबल करेंगे। प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? बोलो, ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल असेट के ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कंपेंसेशन।
इट इज ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कंपेंसेशन। इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा कब देती है? इट इज 16-17, तो 16-17 में उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। भले आपका ट्रांसफर कब होता है? इट इज 15-16। प्रॉपर्टी को डैमेज कब होता है? 15-16 को, तो 15-16 में उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं है। पैसे तो होने चाहिए ना फ्रेंड्स उसको टैक्स भरने के लिए, तो 15-16 में टैक्सेबिलिटी नहीं है। टैक्सेबिलिटी कौन से ईयर में है? इट इज ईयर 16-17, तो 16-17 में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? दो चीज हो सकती है, मनी होगा तो मनी, असेट होगा तो उसकी एफएमवी ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच असेट। यहाँ पे पैसा मिला है तो 23 lakhs विल बिकम व्हाट? आवर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। 23 lakhs हमारा होने वाला है जो हमको पैसा मिला वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कोई एक्सपेंडिचर यहाँ पे है नहीं है सच विच इज इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, सो हम लिखेंगे डायरेक्टली नेट कंसीडरेशन विच विल बिकम व्हाट? 23 lakhs। तो 23 lakhs बिकम्स व्हाट? अवर नेट कंसीडरेशन। उसमें से लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट के नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चेक करते हैं फ्रेंड्स। ओके, अभी आप चेक करो असेट को अक्वायर कब किया गया था? इट वाज हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी परचेज की थी 10-11 में, उसका ट्रांसफर कब होता है? 15-16 में। तो फॉर द पर्पस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग एज टू योर नेचर ऑफ असेट इज लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म, हम कंपेयर करेंगे डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड नॉट फ्रॉम डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंपेंसेशन। सो हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा फ्रेंड्स, इट वुड बी फ्रॉम 10-11 टू 15-16। हाउस प्रॉपर्टी है सो 24 मंथ्स हम कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ नेचर ऑफ असेट टू बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इस सिनेरियो में हमारी असेट हो जाती है लॉन्ग टर्म। असेट लॉन्ग टर्म हो गई, सो यहां पे हमारा गेन कौन सा हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नेगेटिव आएगा तो लॉस। सो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर? चलो, व्हाट इज अवर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इज वेरी सिंपल। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ व्हाट इज अवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? you can check. What is our cost of acquisition? is rupees 10 lakhs। तो 10 lakhs बन गया फ्रेंड्स हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 10 lakhs को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर विच इज अवर ट्रांसफर ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट तो ट्रांसफर ईयर है। ट्रांसफर ईयर कौन सा होगा? 15-16। तो 15-16 का इंडेक्स नंबर फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है। 15-16 का इंडेक्स नंबर टू बी 254। तो 254 हमारा बन गया ट्रांसफर ईयर इंडेक्स नंबर। 254 इज अवर ट्रांसफर इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय एक्विजिशन ईयर इंडेक्स नंबर इन विच ईयर यू हैव अक्वायर्ड द एसेट इज फ्रेंड्स 10-11। तो 10-11 का हमारा इंडेक्स नंबर कितना होगा? आप चेक करो। 10-11 का हमारा इंडेक्स नंबर हो गया 167। तो 167 इज अवर एक्विजिशन ईयर इंडेक्स नंबर। तो फ्रेंड्स इसका हम कैलकुलेशन करें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, इट वुड बी 10 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 254 डिवाइडेड बाय 167, इट इज फ्रेंड्स 15 lakhs 20,958। तो 15,20,958 इज अवर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसको हम यहाँ से लेस कर देंगे 23 lakhs में से 15,20,958। जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो 20 lakhs में से लेस कर दिया इस चीज़ को, तो बचा 479,042 इज व्हाट फ्रेंड्स अवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोलो क्लियर? एकदम सिंपल था। प्रोविजंस इन रिलेशन टू इंश्योरेंस कंपेंसेशन। 4 रीजन से मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ है एंड मुझे मिलता है इंश्योरेंस कंपेंसेशन, तो उसकी टैक्सेबिलिटी हम कैपिटल गेन हेड में करने वाले हैं। 4 रीजन मगर में फिट करते चलो। फर्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर, राइट सिविल डिस्टर्बेंस, देन इज फायर और एक्सप्लोजन, नेक्स्ट इज एक्शन टेकन बाय एनिमी और कॉम्बिटिंग एन एनिमी। मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, जो भी मुझे मिला कंपेंसेशन, मनी मिला तो मनी एंड असेट मिली तो उसकी एफएमवी विल बिकम व्हाट? अवर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। जब आता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग की, इंडेक्सेशन की, हम कंपेयर करेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन एज माय पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। फ्रेंड्स होपफुली सब कुछ आपको पता चल रहा है फ्रेंड्स।